ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज द स्प्रिंग। ठीक है, जैसे मैंने आपसे पहले भी कह रखा था कि सोम में जो हमारा बेसिक सोम होता है वो हमारा डिफ्लेक्शन तक होता है। मतलब जो मेजॉरिटी सोम में क्वेश्चंस आते हैं वो डिफ्लेक्शन तक आते हैं, मैंने पहले भी बात की हुई है। ठीक है, उसके बाद थ्योरी ऑफ कॉलम हो गया, प्रेशर वेसल हो गया, स्प्रिंग हो गया, शियर सेंटर हो गया। ये जो चार चैप्टर हैं बहुत ही माइनर चैप्टर है। ठीक है, इनसे क्वेश्चन आना बहुत ही रेयर होता है, बट क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी भी साल में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस वजह से आपको पढ़ना तो जरूरी है। ठीक है, दूसरी बात, थोड़ा जो हमें सोम में बहुत ज्यादा टाइम लगा है, ठीक है, वो इसी बेसिस पर है कि बीच में हमारी जो ऑफ है वो बहुत ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, इस वजह से आपको लग सकता है कि हाँ टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है, बट अगर आप टोटल क्लासेस का टाइम ड्यूरेशन देखोगे तो इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद 30th के बाद हमारी सिर्फ एक ही क्लास हुई, तो इसलिए शायद आपको लगेगा कि हाँ सोम थोड़ा ज्यादा लेंथी चला गया, बट लेंथी नहीं है। ठीक है, बीच में गैप काफी हो चुका है। ठीक, बाकी हर एक चैप्टर आपका ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा, जो लास्ट के चार चैप्टर है वो हद से 1 से 2 क्लास के चैप्टर थे। ठीक है, जैसे स्प्रिंग की बात करें तो आज ही स्टार्ट करेंगे, आज ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, विद न्यूमेरिकल्स। सो स्टार्ट करते हैं। ठीक, और इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा स्प्रिंग को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, कल मैंने एक क्वेश्चन रखा था आपके पास, सॉरी लास्ट क्लास जब भी हमारी हुई थी। ठीक है, उसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको, आई थिंक यहाँ पर, हाँ यहाँ पर ये, हाँ मैंने एक छोटी सी यहाँ पर एरर कर दी थी, उसको थोड़ा आपने भी ध्यान नहीं दिया, बट एक स्टूडेंट का मेरे पास रिप्लाई आया था, तब मुझे ध्यान आया कि हाँ मैंने यहाँ पर छोटी सी एक एरर कर दी थी। ठीक, बहुत बढ़िया लगा मुझे। ठीक है, यहाँ एरर क्या है बताइएगा, यहाँ पर एरर क्या थी? किसी ने अगर ये क्वेश्चन किया होगा, जब मैंने बोला था कि इसी क्वेश्चन को कंप्लीट करना और आंसर आ जाएगा आपका, तो इसमें एरर क्या थी, जल्दी से बताइए, एरर क्या थी इसमें? देखिएगा, एरर थी इसमें ये, जो मैंने ए ले लिया था, यहाँ पर ए लिया था, ए मैंने क्या लिया था, π/4d²। एक बात सिंपल से बताइएगा, π/4d² बेसिकली कौन सा एरिया था? π/4d² कौन सा एरिया था? ये वो एरिया था जहां पर लिक्विड या फ्लूइड, ठीक है, जो फ्लूइड, पर्टिकुलर फ्लूइड का एरिया। ठीक है, जबकि हमारे पास जो फोर्स लग रही है, कंप्रेसिव फोर्स, वो कहां से जा रही होगी? कंप्रेसिव फोर्स कहां से जा रही होगी, इसको याद करो। कंप्रेसिव फोर्स इस एरिया से पास होगी ना। कंप्रेसिव फोर्स जो हमने एक्सटर्नल लगाई थी वो कौन से एरिया से पास होगी? इस एरिया से ना, जहां मेटल वाला पार्ट है, जहां मेटल वाला पार्ट है वो इसी एरिया से तो पास होगी। तो यहाँ पर F/A, A की वैल्यू क्या होगी? A की वैल्यू होगी πd into t, πd into t, दिस विल बी द एरिया। अब यहाँ से जब सॉल्व करोगे तब आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक, क्लियर है? πd into t लिया जाएगा, ना कि π/4d²। π/4d² क्यों लिया जाएगा वो मैंने जल्दी जल्दी में उस टाइम पर बता दिया था, और वैसे भी थोड़ी सी तबीयत खराब थी, तो जो मेरे माइंड में आ रहा था मैं बोलता जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सेंस आ रहा है, सेंस किसके सेंस में आएगा? जहां पर क्रॉस, ये जहां पर मेटल पार्ट होगा वही तो एरिया लिया जाएगा ना। फोर्स की बेसिक डेफिनेशन से, स्ट्रेस की बेसिक डेफिनेशन से वही तो एरिया लिया जाएगा जहां पर मॉलिक्यूल उसमें काम कर रहे होंगे, और मॉलिक्यूल कितने में काम कर रहे हैं? πd into t में, ना कि π/4d² में। क्लियर? जल्दी से बताइए, यस और नो, समझ में आया या नहीं? ओके, ठीक, गुड। चलिए, तो स्प्रिंग स्टार्ट कर लेते हैं, स्प्रिंग स्टार्ट कर लेते हैं। स्प्रिंग क्या होता है? सबसे पहले हमारे सिलेबस पे देखो, जितना हमारे सिलेबस में है मैं उतना ही लेके चलूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हम डील करने की जरूरत भी नहीं है हमें। ठीक है, सिविल स्टूडेंट भी हैं तो ज्यादा है नहीं वैसे। ठीक है, क्योंकि सिविल के लिए बहुत ही रेयर क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, मैकेनिकल के लिए थोड़ा मशीन डिजाइन वाला पार्ट हो जाता है, तो स्प्रिंग की हम डिजाइनिंग भी करते हैं, बट स्प्रिंग की डिजाइनिंग में यहाँ नहीं रखूंगा, स्प्रिंग की डिजाइनिंग में मशीन डिजाइन में ही बताऊंगा। ठीक है, डिजाइनिंग कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन रखे जाएंगे जो सिविल से रिलेट करते हैं। ठीक, बेसिक हमारे पास जो स्प्रिंग होता है, जो हमारा कंटेंट है वो है, याद रखिएगा, दिस इज दी हेलिकल स्प्रिंग। हम जो अपने कंटेंट में पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हेलिकल स्प्रिंग, हम लीफ स्प्रिंग की स्टडी नहीं करते। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ हेलिकल स्प्रिंग की स्टडी करते हैं। ठीक है,
आपको मैं एक चीज और बता दूं, ठीक है, आउट ऑफ द सिलेबस पीएससी में इस बार लीफ स्प्रिंग के बारे में पूछ दिया था, जबकि लीफ स्प्रिंग हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इस तरह से परेशान नहीं होना है, एक क्वेश्चन के लिए सब कुछ नहीं पढ़ देना है, ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए सब कुछ नहीं पढ़ देना है, ठीक है, जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, जो चीज मैं बता रहा हूँ, सिर्फ उस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हेलिकल स्प्रिंग की स्टडी होगी, बस स्प्रिंग, ठीक। तो स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग किस तरह की डिवाइस है, क्या करता है, जल्दी से एक आंसर दीजिएगा। मैंने आपको ऐसा नहीं कि सौम्य स्प्रिंग पहले कभी यूज नहीं किया, पहले भी यूज हुआ है, जल्दी से एक लाइन में आंसर दीजिए, स्प्रिंग क्या बेसिकली करता है। यहाँ पर डेफिनेशन में देखिएगा, स्प्रिंग बेसिकली क्या करता है। स्टिफनेस, बिल्कुल मीनाक्षी जी, थोड़ा सा रिलेट कर रहे हो, एक सिंपल लैंग्वेज में आंसर दीजिएगा, सिंपल लैंग्वेज में, जल्दी से, सिंपल लैंग्वेज में स्प्रिंग बेसिकली क्या कर रहा होता है। जनरली हम स्प्रिंग किस लिए यूज कर रहे होते हैं, स्टिफनेस, ठीक है, स्टिफनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग की प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, वो हम स्टिफनेस बोल देते हैं। वेरी गुड पार्ट, बहुत बढ़िया। शॉक एब्जॉर्बर, हम सिंपल वर्डिंग में अगर स्प्रिंग की बात करें, जो हमारी रोजमर्रा की लाइफ होती है, उसमें हम स्प्रिंग को क्या कहते हैं, एज ए शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। जो हमारे एप्लीकेशन होता है, वो एप्लीकेशन शॉक एब्जॉर्बर की तरह वो काम करता है, ठीक है। चाहे हम वाइब्रेशंस की बात करें, उसमें वाइब्रेशंस को डैम्प करने के लिए भी हम स्प्रिंग का यूज करते हैं, ठीक है। चाहे हम जो स्प्रिंग डैम्पिंग फैक्टर, याद होगा आपको कि हम एक पूरा डैम्पिंग डिवाइस लगाते हैं जो मैकेनिकल स्टडीज में वाइब्रेशन पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वहां पर अगर हम स्प्रिंग का यूज कर लें, तो वो भी हमारे लिए एज ए डैम्पिंग डिवाइस काम करता है, ठीक है। जितने वाइब्रेशंस हैं, उन वाइब्रेशंस को रोकने की कोशिश भी करता है, वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो भी हमारे माइंड में कि एज ए शॉक एब्जॉर्बर, स्प्रिंग आपने कहां देखा है, जनरली देखा है आपने बाइक में, ठीक है। हाइड्रोलिक सस्पेंशन की बात ना करते हुए आप स्प्रिंग सस्पेंशन की बात करो, स्प्रिंग की बात करो, जो आपने आगे देखे, आगे की साइड में आपने देखे होंगे, या बैक साइड में, जनरली आगे की साइड में अब हाइड्रोलिक का ही यूज होता है, बैक साइड में आपने देखे होंगे, इस जो बाइक है आपके घर पे रखी हुई, ठीक है, उसमें आप ध्यान से देखना कि पीछे की साइड में वहां पर स्प्रिंग सस्पेंशन लगा हुआ है, नीचे भले से हाइड्रोलिक वाला सेंस उसमें आएगा, ठीक है, जो आपका रियर व्हील है उसमें, और आप देखिएगा जो बैक साइड है वहां से एक स्प्रिंग सस्पेंशन आ रहा होता है, ठीक है, और नीचे की साइड में हाइड्रोलिक सस्पेंशन भी लगा होता है, जो थोड़ी कॉस्टली बाइक होती है, ठीक है। अब वो जो स्प्रिंग सस्पेंशन है, वो बेसिकली कर क्या है, जो आपके ऊपर से, देखिए नीचे से ये अर्थ है, ठीक है, इस अर्थ पर रिएक्शन लगना शुरू होता है अगर हम कुछ लोड लगाना शुरू कर दें। तो एक छोटा सा सिमेट्रिक डायग्राम बनाऊं, तो एक स्प्रिंग हमारे पास ये है, इस स्प्रिंग पर अगर मैं एक फोर्स ऐसे लगाता हूं, ये मेरे पास फोर्स, ये फोर्स अगर ऐसे लग रही है, बीच में अगर स्प्रिंग नहीं होगा, तो सीधी ये फोर्स किस पर अटैच होगी, सीधी ये फोर्स किस पर अटैच होगी, अर्थ पर, ये सीधी फोर्स किस पर अटैच होगी, अर्थ पर। अब ये जो अर्थ है, वो एक तरह से क्या है हमारे लिए, एज ए रिजिड बॉडी, एज ए रिजिड बॉडी, ठीक है, अर्थ जो है वो एज ए रिजिड बॉडी काम कर रही है हमारे लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम जो फोर्स यहाँ पर तुरंत लगा रहे हैं, वो एज ए रिजिड बॉडी पर लगेगी, तो इससे हम पे क्या इफेक्ट होगा, हम पे जो रिएक्शन प्रोड्यूस होगी, वो कैसे प्रोड्यूस होगी, इम्पैक्ट फोर्स, हमारे ऊपर जो रिएक्शन प्रोड्यूस होगी, इसके ऊपर आप बैठे हुए हो ना, इसके ऊपर आप बैठे हो, तो आपके ऊपर रिएक्शन कैसे इफेक्ट होगा, आपको कैसा महसूस होगा, इस अर्थ की वजह से एज ए रिएक्शन फोर्स, और वो रिएक्शन फोर्स इम्पैक्ट की तरह महसूस होगी, क्योंकि आपने खुद ने इम्पैक्ट फोर्स लगाया किस पर, अर्थ पर। अगर बीच में कोई भी एक डिवाइस नहीं लगाई हुई है, आपने एक कोई भी डिवाइस नहीं लगाई हुई, तो क्या होगा, सीधा जो आप फोर्स यहाँ लगा रहे हो, वही सीधा फोर्स एज ए रिएक्शन अर्थ आपके ऊपर लगाएगा, ठीक है। बात क्लियर हो रही है, क्योंकि फाइनली तो अर्थ पर ही डिपेंड कर रहा है ना सारी चीजें, चाहे वो व्हील है, व्हील का कांटेक्ट पॉइंट कहां पर जा रहा है, अर्थ पर, ठीक है। तो ये जो सेंस आपको दिख रहा है कि इंपैक्ट का सेंस, इसी इंपैक्ट के सेंस को अपने ऊपर इंपैक्ट के सेंस को ना आते हुए हम अपने ऊपर रिएक्शन कैसे लेके आना चाहेंगे, ग्रेजुअल रिएक्शन लेके आना चाहेंगे, तो उसके लिए ही हम क्या यूज करते हैं, एज ए स्प्रिंग। स्प्रिंग एक ऐसी डिवाइस है जो सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ ही नहीं जा रहा, जिसकी रिएक्शन क्या है, ऊपर की तरफ आ रही है। ध्यान से समझो इस चीज को, हम जब इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, ये वाली चीज, हम जब इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो ये बॉडी किसमें जा रही है, नीचे की तरफ। मतलब जब हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स को छूते हैं, इस स्प्रिंग पर, इस डिवाइस पर, तो ये फोर्स किधर की ओर ट्रांसमिट हो रहा है, अर्थ की तरफ, ठीक है। तो ये जो अर्थ की तरफ फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है, क्योंकि इसमें एक फ्लेक्सिबल डिवाइस लगी हुई है,
क्योंकि इसमें एक फ्लेक्सिबल डिवाइस लगी हुई है, इसी वजह से ये जो फोर्स आपने इंपैक्ट इस पर लगाया था वो इंपैक्ट फोर्स अर्थ पर एज ए इंपैक्ट नहीं काम कर रहा, इस अर्थ पर वो इंपैक्ट फोर्स एज ए इंपैक्ट काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक फ्लेक्सिबल डिवाइस है जो कि उसके इंपैक्ट को किस सेंस में लेके जा रही है, ग्रेजुअल सेंस। समझो इस चीज को, वो जो इंपैक्ट आपने फोर्स लगाया था, ठीक है, वो इंपैक्ट फोर्स इस पर अर्थ पर कैसा जा रहा है, एज ए ग्रेजुअल फोर्स। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग इससे अटैच हो रहा है, फाइनली अर्थ से स्प्रिंग अटैच हो रहा है, क्योंकि व्हील कहीं ना कहीं फाइनली अर्थ से अटैच हो रही है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब ये जो अर्थ रिएक्शन लगाएगी, ठीक है, अर्थ जो रिएक्शन लगाएगी हमारे ऊपर, वो कैसा होगा, इंपैक्ट फोर्स होगा या ग्रेजुअल होगा? आंसर दीजिए, इंपैक्ट फोर्स होगा या ग्रेजुअल होगा? यहां से फील को समझो, यहां से फील को समझो। एक बाइक का एग्जांपल लिया हुआ है मैंने, ठीक है, जल्दी से आंसर दो। ग्रेजुअल सेंस आना चाहिए या इंपैक्ट सेंस आना चाहिए? ठीक है, दिस विल बी द ग्रेजुअल सेंस। अब ये जो ग्रेजुअली आ रहा है हमारे पास, वेरी गुड, ये जो ग्रेजुअली आ रहा है उस ग्रेजुअली के सेंस में अब जरा समझिएगा कि स्प्रिंग ऐसा एक डिवाइस है जो कि अपनी स्टिफनेस रखता है, जैसे कि मीनाक्षी ने आंसर दिया था। ग्रेजुअल एक ऐसा डिवाइस है सॉरी, स्प्रिंग एक ऐसा डिवाइस है जो अपनी स्टिफनेस रखता है। स्टिफनेस इन द सेंस क्या है कि जो आपने फोर्स लगाया उस फोर्स के बेसिस पर F इक्वल टू kx, जितना उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, जितना उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है, अगर पर यूनिट डिफ्लेक्शन की बात की जाए, पर यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए जितना फोर्स लगेगा, पर यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए, मतलब 1 mm डिफ्लेक्शन के लिए जितना फोर्स वो एक्सटर्नली लग रहा है, उतना ही वो स्टिफर है, उतना ही वो स्टिफर है। ठीक है, मतलब 1 mm या 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर पर यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए जितना मैं यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ, उतनी उसकी कैपेसिटी है फोर्स को झेलने की, उतनी उसकी कैपेसिटी है फोर्स को झेलने की, वो उतना ही यहाँ पर स्टिफर है, वो उतना ही यहाँ पर एज एक रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, एज एक रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहा है कि अगर वो फोर्स हटा, क्योंकि ये स्प्रिंग किसमें है, इलास्टिक नेचर में, ये स्प्रिंग किसमें है, इलास्टिक नेचर में, तो जैसे ये फोर्स हटेगा, जैसे ये फोर्स हटेगा, अपनी इस स्टिफनेस की प्रॉपर्टी की वजह से वो अपने आप को क्या करेगा, तुरंत रिगेन, ठीक है, वो अपने आप को क्या करेगा, तुरंत रिगेन। ठीक है, तो यही सेंस हमारा यहाँ पर देखने को मिलता है कि जब आप यहाँ पर फोर्स लगा रहे होते हो और जिस टाइम पर ये फोर्स थोड़ा सा आपसा हट रहा होगा, मतलब ये फोर्स जो है, जैसे ही आपने यहाँ पर जब एक जर्क लगा, ठीक है, जब आप बाइक को लेके जाते हैं जर्क लगता है, तो ये जो स्प्रिंग है, जैसे इसे एक ऑप्शन मिलता है कि हाँ अब आप थोड़ा सा इसे डिटैच हुए, तुरंत ये स्प्रिंग क्या करेगा, आपको धीरे 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 ऊपर की ओर लेके जाएगा, अपनी पुरानी अवस्था में लेके आने की कोशिश करेगा। ठीक है, डायनामिक फोर्स में ज्यादा फोर्स होती है, डायनामिक में डायनामिक इफेक्ट यानी कि इंपैक्ट लोडिंग में ज्यादा होती है। याद होगा आपको स्ट्रेस वाला जो ग्राफ समझाया था मैंने आपको, 2 टाइम्स होती है जो इंपैक्ट वाली होती है। ठीक है, अगर मैं इंपैक्ट वाली बात करूं, सॉरी, अगर सडनली अप्लाइड की बात करूं तो 2 टाइम्स, और इंपैक्ट की बात करूं तो ग्रेटर देन 2 टाइम्स, ग्रेटर देन 2 टाइम्स। ठीक है, तो यही सेंस हमारा स्प्रिंग का होता है, एज ए शॉक एब्जॉर्बर, एज ए शॉक एब्जॉर्बर। अगर आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर और उसमें इंपैक्ट वाला फिनोमेना, तो आपको मैंने ये चीजें भी समझाई थी स्प्रिंग, शायद याद हो। अगर मैं इंपैक्ट की बात करूं तो स्प्रिंग एज ए हम फ्लेक्सिबल सपोर्ट की तरह भी यूज करते हैं, फ्लेक्सिबल सपोर्ट की तरह यूज करते हैं स्प्रिंग को। ये चैप्टर 1 में मैंने समझाया था आई थिंक। ठीक है, चलिए, तो स्प्रिंग की बेसिक डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। बेसिक डेफिनेशन क्या है, स्प्रिंग इज डिफाइंड as an elastic machine element, ठीक है, or resilient member, ठीक है, which deflects under action of the loads and regain its original shape once load is removed। ठीक है, एक सिंपल डेफिनेशन है जो कि आपको आइडिया है, तो जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया। ठीक है, अब जो हमारे लिए जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बेसिक स्प्रिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखिए। ठीक है, ये है बेसिकली स्प्रिंग, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, हमारे जो सिलेबस में स्प्रिंग है वो सिर्फ इतना है, इसकी स्टडी एक बार हो जाए, ठीक है, इस पर हम थ्योरी पढ़ लें, स्प्रिंग हमारा है, बस इतना स्प्रिंग है आपके सिलेबस।
ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये आपको एक थोड़ा सा हेलिकल स्प्रिंग की सेंस में दिख रहा है, थोड़ा सा मैंने कोशिश की है 3D फिगर बनाने की। तो ये एक हेलिकल स्प्रिंग दिख रहा है, यस और नो जल्दी से बताइए। थोड़ा सेंस से दिख रहा है हेलिकल स्प्रिंग का, हेलिकल स्प्रिंग जैसा दिख रहा है कुछ? ठीक है, ओके गुड। तो हेलिकल स्प्रिंग में, ठीक है, इस चीज को अगर ध्यान से समझिएगा, बस एक बार इस 2D समझ में आ जाए जो मैं यहाँ बनाना चाह रहा हूँ। एक्चुअली में ये खुद भी 3D है, बट जो मैं चीज बनाना चाह रहा हूँ उस पर ध्यान देना कि इस स्प्रिंग का ये जो बैक वाला पार्ट है ऐसे आ रहा होगा, ठीक है। ध्यान से समझिए, जो मैं हाथ ऐसे लेके आ रहा हूँ, ठीक है, या फिर ऐसे पूरा ये हाथ ऐसे ले, यहाँ से काटो, ठीक है, यहाँ से जो मेरी आर्म है यहाँ से काटो यहाँ तक ये वाला पार्ट, ठीक है। अगर मैं इस स्प्रिंग को ऊपर से देखता हूँ तो ये पूरा स्प्रिंग ऐसे दिखेगा, देखो ऊपर से देखने पर ये पूरा स्प्रिंग ऐसे दिखेगा। मैं कोई जिम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ ये वाला पार्ट ऐसे आ रहा है, एक ये वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है ऐसे। ये पार्ट किसका है? टोटल स्प्रिंग का है, बस ऊपर से देखा। बस एक बार ये व्यू आपको दिख जाए हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर से देखने पर ऐसे पूरा दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से। अब मैं आपसे कहता हूँ कि इसको एक ऐसे प्लेन से काटो, इसको एक ऐसे प्लेन से काटो, बिल्कुल सॉरी बिल्कुल बीचों बीच एक प्लेन काटा, बिल्कुल बीचों बीच। मतलब यहाँ पर जैसे ये है आपके पास ऐसे, तो एक प्लेन मेरा यहाँ से काटो एकदम, ठीक है, जहां मेरा सर है वहां से एक प्लेन लेके जाओ ऐसे, वर्टिकल प्लेन काट दिया। तो अब बताइए आपको कितना पार्ट दिखेगा? आपने जो आधा पार्ट ये काटा, ठीक है, इसे ऊपर से दिखाने पर ये चीज दिख रही, और जो प्लेन कह रहा हूँ उस प्लेन को अगर ऐसे वर्टिकल ऐसे डालोगे तो ये जो ऊपर से देखोगे तो ये चीज ऐसे दिखेगी, ऐसे कटती हुई दिखी। तो जो पीछे वाली चीज है वो ऐसे दिख रही होगी, सामने से देखने पर ऐसे, ठीक है। आप आगे वाले पार्ट को हटा दो, समझ रहे हो? ये वाला आगे वाला पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है, ये फ्रंट है, ये बैक है, क्योंकि आप ऊपर से देख रहे हो इस चीज को। तो आपने फ्रंट पार्ट हटा दिया, सिर्फ और सिर्फ बैक रखो। अपने माइंड में एक नाइफ लेके चलो, नाइफ से बिल्कुल बीचों बीच से काट दो, आपके पास आगे वाला पार्ट गायब, पीछे वाला पार्ट रह गया। तो ये वाला पार्ट रह गया, ठीक है, समझ रहे हो ना? ये यहाँ से ऐसे ये वाला पार्ट रह गया, दिख रहा है? ये वाला पार्ट इतना ऐसे, ये वाला पार्ट रह गया, ठीक। अब ये पार्ट मैंने यहाँ बनाया, समझिएगा। ये जो चीज है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये बेसिकली कहां से आ रहा है? ये बेसिकली इस तरह से आ रहा है ऐसे। मान लीजिए यहाँ पर ये चीज यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ऊपर से, ये रेफरेंस है मेरी सबसे ऊपर वाली, ठीक है। तो ये पार्ट यहाँ पर आपको ऐसा कुछ दिखेगा ऐसे, ये चीज ऐसे आ रही है, ठीक है। ऐसे ही फिर ये वाला पार्ट क्योंकि हाफ कट चुका है तो ये वाला पार्ट ऐसे, आगे ये वाला जो जा रहा था ये हटा, फिर ये चीज ऐसे। अभी समझा रहा हूँ, अगर किसी को नहीं समझ में आया, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ये कुछ स्ट्रेट लाइन नहीं है जो मैं दिखा रहा हूँ, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर आप इस चीज को महसूस कर चुके होंगे तो बहुत इजी है, जो चीज दिखती है वो होती नहीं है, यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर आप इस चीज को महसूस कर रहे हो तो ये चीज ऐसे समझो, ये जो पार्ट है ये वाला है, ठीक है। ये जो चीज है ये घूम के आ रहा है, ये बैक साइड में घूम के आ रहा है, 3D है, ये ऐसे घूम के आ रहा है ऐसे ऐसे, और फिर यहाँ पर आ रहा है ये वाली चीज फिर से आपको ऐसे दिखेगी सर्कुलर, ठीक है। ये कैसा है? ये सर्कुलर वायर है। तो बताइए ये चीज 3D में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये 3D ही है, ठीक है, बट कैसा है? अंदर से घूम के आ रहा है। समझ में आ रहा है या नहीं? यस और नो? प्लीज सभी एक बार बता दीजिए कि ये चीज समझ में आ रही है या नहीं। एक बार अगर ये क्लियर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी अब आगे, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक। अगर ये चीज समझ में आ गई तो अब जरा सोचिएगा मैं क्या क्या चीज बोल रहा हूँ यहाँ पर। सॉरी, देखिए ये है हमारे पास ये वाली एक लाइन है, लाइन मैंने तो कोई नहीं, आप थिंकिंग समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये है वो वायर, ध्यान से समझिएगा। एक है वायर जिससे स्प्रिंग बना, एक है वायर जिससे ये स्प्रिंग बन रहा है, ठीक है। और एक है स्प्रिंग खुद, मतलब जो हम स्प्रिंग लेके चल रहे हैं। यहाँ पर मैं क्या लेके चल रहा हूँ? डायमीटर का सेंस। तो जरा समझिएगा, एक है खुद वायर का डायमीटर,
समझ रहे हो? एक है खुद वायर का डायमीटर, ये वायर का डायमीटर यहाँ पर दिख जाएगा ना आपको, ये वाली चीज क्या होगी हमारा वायर का डायमीटर, यस और नो, ये होगा हमारा वायर का डायमीटर जिसको मैंने स्मॉल डी बोल दिया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। वायर का डायमीटर इसको मैंने बोल दिया स्मॉल डी, और एक मैंने डायमीटर लिया ये वाला, कौन सा डायमीटर, एवरेज डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग। एक चीज है वायर का डायमीटर जिससे स्प्रिंग बना है, और एक है स्प्रिंग का डायमीटर। स्प्रिंग का डायमीटर क्या कहलाएगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसको एक लाइन की फॉर्म में अगर मैं स्प्रिंग को लेके जाता हूं, तो वो लाइन में जो कि 0 थिकनेस की होती है, वो लाइन कहां से पास करूंगा, इस वाले सेंटर पॉइंट से, है ना। मतलब अगर इसे एक लीनियर फॉर्म में स्प्रिंग को दिखाना है, ठीक है, तो लीनियर फॉर्म में 3D में ना दिखाते हुए, मतलब उसकी कोई थिकनेस ना दिखाते हुए, कुछ डायमीटर ना दिखाते हुए, स्प्रिंग को अगर ऐसे दिखाना है तो कहां से दिखाओगे, आप दिखाओगे इस पॉइंट से जाता हुआ, इस पॉइंट से आता हुआ, एस है कि नहीं। एक जो लीनियर इसका फॉर्मेशन करोगे आप, वो कैसा करोगे, यहाँ इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट में निकाल कर लेके आओगे। तो यही मेरा स्प्रिंग का क्या कहलाता है, यही मेरा स्प्रिंग का मीन डायमीटर कहलाता है, मीन डायमीटर, समझ रहे हो। मतलब इसका सेंट्रोइड और इसके सेंट्रोइड के बीच का जो डायमीटर है उसे हम मीन डायमीटर बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी से या डीएम से, ठीक है, ये तो हो गया कैपिटल डी मीन डायमीटर। अब ध्यान देना, एक है मेरे पास आउटर डायमीटर। आउटर डायमीटर क्या होगा, आउटर डायमीटर होगा स्प्रिंग को अपने माइंड में सोचो, ठीक है, स्प्रिंग को एज इट इज आपने देखे भी है, तो स्प्रिंग की आउटर पेरिफेरी, स्प्रिंग की आउटर पेरिफेरी को छुओगे तो ये वाला सेंस दिखेगा, ये वाला। आप जो फिगर बनाओगे स्ट्रेट लाइन में बनाओगे, ठीक है, ये थोड़ा सा मेरे से गलत हो गया, या स्ट्रेट लाइन में बनाओगे इस तरह से, ठीक है। तो आउटर पेरिफेरी पर जो डायमीटर होगा सॉरी उसे बोलेंगे हम आउटर डायमीटर, उसे बोलेंगे आउटर डायमीटर, क्लियर, इसे हम बोलते हैं डीओ से। उसके बाद स्प्रिंग में एक पेरिफेरी कौन सी होगी, अंदर वाली, ठीक है, मतलब आप अगर अंदर से स्प्रिंग को छुओगे तो कौन सा वाला सेंस दिखेगा आपको, ये वाला। स्प्रिंग को अगर अंदर से छुओगे तो कौन सा सेंस दिखेगा, ये वाला, है कि नहीं। तो ये जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर, दिस इज द इनर डायमीटर, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, दिस इज द इनर डायमीटर जिसे हमने बोला डीएल। तो यहां से कुछ एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है क्या, कि जो मेरे पास सॉरी जो मेरे पास ये d की वैल्यू है, अगर मैं देखता हूं d आउट में से अगर मैं di घटा दूं, d आउट में से अगर मैं di घटा दूं तो कितना बचेगा, do में से di घटा दूं तो कितना बचेगा, that will be equal to, ना ऋतिक जी थोड़ा ध्यान दो, that will be equal to do में से di घटा दो तो कितना बचेगा, this is simply d और कुछ, ये सिर्फ d होगा या कुछ और होगा, डिफरेंस ये क्या होगा भाई, सबके आंसर नहीं आ रहे, गलत बात है, हाँ वेरी गुड। यहाँ पर ये जो है d आउट में से अगर मैं d इन घटा दूं तो ये पार्ट प्लस ये पार्ट, दोनों पार्ट बच रहे हैं ना, तो कितना बचेगा 2d, है कि नहीं, 2d, बहुत बढ़िया, 2d। तो 2d में d की वैल्यू क्या होगी, d आउट माइनस d इन बाई, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। स्प्रिंग का डायमीटर आउटर और इनर डायमीटर का हाफ होता है, डिफरेंस का हाफ होता है, ठीक है, तो ये हो गया स्प्रिंग का डायमीटर। ऐसे इन सबके रिलेशन को आप जोड़ सकते हो, ठीक है, कि d और ये कैपिटल D की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल D, ये वाला जो D है इसकी वैल्यू क्या होगी, ये जो कैपिटल D है ये बेसिकली क्या है मेरा, d आउट में से ये d घटा दो, ये d/2 है इतना, ये d/2 है, ये भी d/2 है, कैपिटल D नोट मतलब D नोट माइनस D, है कि नहीं। ये कैपिटल D है मतलब मीन डायमीटर है, मीन डायमीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, D नोट माइनस D या फिर D इनर प्लस में D, यस और नो, ये दोनों चीजें क्लियर है या नहीं, ये दोनों चीजें क्लियर है या नहीं, जल्दी से बताओ। सिर्फ मैथ से ज्योमेट्री है, सिंपल ज्योमेट्री में क्या कर रहे हो, जो मीन डायमीटर है उसमें ये वाला पार्ट d/2 है, ठीक है, ये वाला पार्ट d/2 है,
आपको सिंपली ये करना है, ये वाली जो व्हाइट वाली है, व्हाइट वाली डिस्टेंस क्या होगी, di प्लस में dy2 प्लस dy2, तो di प्लस d, या फिर d आउट ग्रीन वाले में से ये वाला पार्ट घटाओगे तो कितना है dy2, ये वाला पार्ट कितना है dy2, मतलब do माइनस d, है ना, दोनों चीजें क्लियर है, ठीक है। तो आप ये रिलेशंस याद रखोगे, ठीक है, स्प्रिंग में बस ये रिलेशंस होते हैं, इन रिलेशंस को इस फिगर से याद रखोगे, अगर फिगर याद है तो सारी वर्डिंग आपको क्लियर रहेगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इन्हें प्लीज याद रखना, ठीक है। आउटर डाया, इनर डाया, इनकी डेफिनेशन नहीं लिखवाना, फिगर से उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतना हो गया क्लियर, ठीक है। अब आगे चलें, ठीक है, इतना यहाँ तक क्लियर हो गया, अब आगे चलते हैं। अभी ये फिगर आपने बनाई लिया, इसमें फिर से थोड़ा सा बना लेता हूँ यहाँ पर, कि हमारे लिए ये फिगर इंपॉर्टेंट है, मैं ये देख सकता हूँ। फिगर हमने बनाना सीख ही लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, रेडी में आपको आ ही रहा है, ठीक है। अब बस एक काम करो, यहाँ पर एक डब्ल्यू फोर्स लगा दो, जो इस स्प्रिंग का ऊपर वाला पार्ट है उस पर क्या करो, एक डब्ल्यू फोर्स लगा दो। हेलिकल स्प्रिंग पर यही चीज तो हो रही है, एक डब्ल्यू फोर्स लगा रखा है, नीचे से मान लीजिए फिक्स है, ठीक है, तो ऑब्वियसली डब्ल्यू की वजह से कंप्रेस होगा, नीचे से रिएक्शन लग रही है, कंप्रेस होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, डब्ल्यू फोर्स लग रही है, कंप्रेस हो रहा है, हमारे सिलेबस में कंप्रेशन हेलिकल स्प्रिंग ही है, ठीक है, कंप्रेशन हेलिकल स्प्रिंग है, ठीक है, सिंपली। तो कंप्रेशन फोर्स जनरली लग रही है उस पर, तो डब्ल्यू की फोर्स लग रही है, यहाँ पर ये कंप्रेस हो रहा होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, जब ये चीज हमारी कंप्रेस होगी सॉरी, जब ये चीज हमारी कंप्रेस होगी तो स्प्रिंग किस चीज में टूटेगा, आप प्लीज मुझे आंसर दो अभी जितना आप समझ पा रहे हो, स्प्रिंग किस चीज में टूटेगा, कंप्रेशन फोर्स में टूटेगा या किसी और चीज, स्प्रिंग किस चीज में टूटेगा, कंप्रेशन फोर्स में टूटेगा या फिर किसी और चीज में, कंप्रेशन में टूटेगा या फिर किसी और चीज में। जैसे याद है ना वो फिगर आपको जब मैंने थ्योरी ऑफ फेलियर बताया था कि जो मटेरियल होता है वो किस चीज में टूटता है, फेलियर किसमें होता है, शियर में होता है, टेंशन में होता है, फोर्सेस लग रही होती हैं, टेंशन लग रही होती है, ठीक है, फिर भी शियर किसी और चीज में हो रहा होता है। ये हमारा किसका बना हुआ है, एक तरह से डक्टाइल मटेरियल का, ठीक है। तो अभी जरा मुझे फिलहाल बताइएगा कि इस सेंस में शियर में टूटेगा, मीनाक्षी जी क्यों टूटेगा शेयर में, ये और बताओ। अगर ये शेयर में टूटेगा तो कौन से शेयर में टूटेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कौन से शेयर में टूटेगा। यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स लग रही है, कंप्रेशन में टूटना चाहिए, कंप्रेशन में टूटना चाहिए, ऐसा यहाँ पर देखने में ये आता है कि अगर कंप्रेसिव फोर्स लग रही है तो ये चीज क्या कर रही है, दब रही है, तो फाइनली किसमें फेल होना चाहिए, कंप्रेशन में, ठीक है। कोई मटेरियल यहाँ पर ऐसा ही तो होता जा रहा है, उसके बाद क्या होगा, बल्जिंग होनी शुरू हो जाएगी, स्प्रिंग ऐसे हो जाना शुरू हो जाना चाहिए, ऐसा हम सोचेंगे, ऐसा हम सोचेंगे कि इस पर ऐसे कुछ इस तरह से स्प्रिंग ऐसे हो जाना चाहिए, ठीक है। बट वो जो चीज होती है वो बेसिकली क्या होती है, बकलिंग, एक कॉलम बन चुका है, अगर इस चीज को हम पूरा दबा लें तो एक कॉलम बन चुका है, तो आई थिंक इसमें बकलिंग के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। हमें अभी ये नहीं देखना, हमें क्या देखना है कि स्प्रिंग ही किस में टूट जाता है, हमें इसे क्लोज नहीं कर देना, हमें इसे क्लोज नहीं कर देना। जब ये चीज आपके माइंड में चलती है ना, कंप्रेशन में टूटे, तो हो सकता है आप इसे कंप्लीटली क्लोज कर देते हो, कंप्लीटली क्लोज कर नहीं कर देना है, ठीक है। कंप्लीटली क्लोज का समझ रहे हो मीनिंग क्या है, ये इससे टच होने लगे, इससे टच होने लगे, इससे टच होने लगे ना, स्टिफनेस भी तो है भाई इसमें इलास्टिक लिमिट के अंदर, तो जितना वो इलास्टिक लिमिट के अंदर स्टिफर है तो वो एक दूसरे को कनेक्ट होने नहीं देगा, मेरी वर्डिंग पर ध्यान दो, स्प्रिंग एक दूसरे को कनेक्ट नहीं होने देगा क्योंकि वो क्या है, स्टिफर है इलास्टिक लिमिट के अंदर, ठीक है। जब वो इलास्टिक लिमिट में रहा ही नहीं तब परमानेंट डिफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगा, तब वो एक दूसरे पर अटैच होने शुरू हो जाएगा,
ठीक है, बात क्लियर है? चलो, हाँ, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर इसमें फेलियर किस तरह से होता है, तो जरा ध्यान से समझिएगा फेलियर कैसा है। ये जो W फोर्स यहाँ लग रहा है, बेसिकली ये W फोर्स लग रहा है टोटल स्प्रिंग पर, जबकि स्प्रिंग बना किससे है, दोनों चीजों में डिफरेंस है। स्प्रिंग पर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, तो हमारे माइंड में स्प्रिंग हो जाता है ऐसा कुछ, ऐसा कि ये स्प्रिंग कुछ ऐसी डिवाइस है, ऐसी, ठीक है, तब हम इस चीज को ऐसा मान लेते हैं। बट ये चीज सिर्फ और सिर्फ तब के लिए वैलिड है जब ये एक दूसरे से एकदम सॉलिड स्टेट में अटैच हो, मतलब ये चीज हमारी एकदम जरा सा भी गैप ना रहा हो, ये एक दूसरे से अटैच हो गए हो, स्प्रिंग के जो वायर्स एक दूसरे से अटैच हो चुके हो, इसको कहते हैं हम सॉलिड स्प्रिंग। इसको क्या बोलते हैं हम? सॉलिड स्प्रिंग। तो जो आपके माइंड में चल रहा है ना, वो चीजें सॉलिड स्प्रिंग में है। और सॉलिड स्प्रिंग कहां पर होता है? जब वो आपके परमानेंट डिफॉर्मेशन में चला गया हो। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो इलास्टिक लिमिट के अंदर क्योंकि इसकी स्टिफनेस है, तो यहां पर ये एक दूसरे अटैच नहीं होता। अब यहां पर फिर फेलियर कैसा? हमारे माइंड में जो चीज चल रही है ये थोड़ी सी गलत है, इसको ध्यान से समझो। इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर सोम हमारी है, इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर, तो इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर ये हमारा सॉलिड स्प्रिंग नहीं बना, ये क्या बना है? ये इसी तरह का है। जब हम इस फोर्स को ऐसे लगाएंगे तो अब ये फोर्स किस किस पर जा रही है? इस स्प्रिंग के वायर पर जा रही है, ये इस स्प्रिंग के वायर पर लग रही है। अब ध्यान समझना, जब ये स्प्रिंग के वायर पर लगेगी तो ये जो वायर है, सॉरी, ये जो वायर है, इस वायर में हमने ये वाला पार्ट जैसे अभी लिया हुआ है, ये ऑब्वियसली ऐसे बन के आ रहा है, ऐसे घूमता हुआ ये ऐसे कट रहा है, ठीक है, ये सर्कल दिख रहा है आपको, ये वाला, ये सर्कल जो दिख रहा है, फोर्स जो है वो लगी हुई यहाँ पर है, बट स्प्रिंग तो ऐसे घूम के आ रहा है, यहाँ तो सिर्फ थोड़ा सा पार्ट है, एक्चुअल में स्प्रिंग तो यहाँ पर है ना, आउटर पेरिफेरल्स पर, ये वाला जो साइड है, ठीक है, इस पर एक सॉलिड बाउंड्री है हमारी, तो इस सॉलिड बाउंड्री पर फोर्स को पहले ट्रांसमिट करो, इस फोर्स का इफेक्ट यहाँ पर क्या आएगा, इस फोर्स का इफेक्ट यहाँ पर क्या आएगा, जरा इसको फील करो, तो क्या होगा यहाँ पर इस फोर्स का इफेक्ट, ठीक है, इस फोर्स का इफेक्ट यहाँ क्या होगा, आप W को यहाँ पर ट्रांसमिट करने के लिए आप क्या करोगे, एक W नीचे की तरफ मानोगे तो एक W ऊपर की तरफ मानोगे। भाई जो चैप्टर 1 पढ़ा है तो वही बेसिक है, और इसी बेसिक के ही सेंस को आपको यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा। क्या ये W बिल्कुल सेंट्रोइड पर लगा हुआ है, ये W कहाँ लगा हुआ है, इस स्प्रिंग के सेंट्रोइड पर, मतलब अगर स्प्रिंग को ऊपर से देखोगे तो W यहाँ लग रहा है ऐसे, कैसा, डॉट, सॉरी क्रॉस, ऐसे ऊपर से देखने पर ऐसे लग रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट है स्प्रिंग का ये वाला ऐसे जो लेके आ रहा है, बाकी तो स्प्रिंग ऐसे ही घूम रहा है ना, बाकी तो स्प्रिंग ऐसे ही घूमता जा रहा है, फिर बीच में कोई स्प्रिंग थोड़ी आ रहा है, ठीक है, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिट करने के लिए एक पार्ट था, बाकी तो मेन पार्ट तो ये वाला है, ठीक है, तो अब जो ये W फोर्स लगा, इस W का पार्ट यहाँ पर जो जाएगा वो कौन सा जाएगा, क्या क्या चीजें इस स्प्रिंग पर, यहाँ इस वायर पर क्या क्या चीजें फॉर्म हो रही है, जरा देखो यहाँ पर कौन कौन सी चीजें फॉर्म हो रही है, इस W से क्या फॉर्म हो रहा है, एक कपल, इससे और इस W से क्या फॉर्म हो रहा है, कपल, जबकि इस W से क्या हो रहा है, कौन सी वाली स्ट्रेस है, कौन सी वाली फोर्स है, ये है हमारी डायरेक्ट शियर फोर्स, याद है डायरेक्ट वर्ड एक मैंने यूज किया था, दिस इज डायरेक्ट शियर फोर्स, दिस इज डायरेक्ट शियर फोर्स, ठीक है, जबकि इनकी वजह से क्या आएगा, एक कपल, इनकी वजह से इस W और W की वजह से क्या आ रहा है, कपल, यस और नो, यहां तक क्लियर है या नहीं, यहां तक क्लियर हुआ, पहले बताइए यहां तक क्लियर है, गुड, ठीक है, अब जरा इसके बारे में थोड़ा सा और स्टडी कर लेते हैं, अब इसके बारे में थोड़ी सी और स्टडी, क्या ये जो पार्ट है जो आपने ऐसे समझा हुआ है, ये जो पार्ट है, एक बात बताइए, क्या ये पार्ट यहीं पर होगा, ये पार्ट आपने जो ऐसे वर्टिकल प्लेन काटा, वो वर्टिकल प्लेन आप हमेशा ऐसे ही काटना जरूरी है क्या, वो वर्टिकल प्लेन आपने ऐसे काट लिया, तब ये पार्ट यहाँ दिख जाएगा ऐसे, ऐसे सामने से दिखेगा ऐसे करके, तब भी तो ये सर्कल ही दिखेगा, है ना, आपने वर्टिकल प्लेन ऐसे काट दी ऐसे, तब भी तो आपको ये सर्कल दिखेगा सामने से देखने पर, ठीक है, आपने वर्टिकल प्लेन ऐसे काट दिया, तब भी तो इधर से सर्कल दिखेगा, ये इधर से, ठीक है, तो ये जो चीज है ये हर जगह से सेम दिखेगी, तो स्टडी सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही वर्टिकल प्लेन की नहीं हो रही, ये हर एक वर्टिकल प्लेन की हो रही है, हर एक वर्टिकल प्लेन की, क्योंकि ये क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, एक सर्कल ही बनेगा, क्योंकि एक सर्कल बन के आ रहा है तो ये भी एक सर्कल ही बनेगा, कोई इलिप्स नहीं काटना है यहाँ पर क्या बनेगा, हमेशा एक सर्कल, बात क्लियर है, ठीक,
तो इस सर्किल के बेसिस पर स्टडी करो। ये जो चीज है ये हो गई, ये स्प्रिंग का टॉप व्यू नहीं है, ये क्या है, ये वायर है, वायर का व्यू दिखाता, वायर है, ठीक है। अब इसमें मैंने थ्योरी ऑफ कॉलम में ये चीज समझाई थी, आपको याद होगा। थ्योरी ऑफ कॉलम में मैंने ये वाली चीज बताई थी आपको, कोर वाला इफेक्ट याद है, वो कोर वाला सेंस जो होता है, उसमें मैंने बताया था कैसे कैसे 1 2 3 4 5 7 7 पॉइंट लिए थे, उन पर नेट इफेक्ट देखा था, उम्मीद है याद होगा, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी करना है। क्या, इस पर पॉइंट्स ले लो, मान लो इस पर मैंने पॉइंट्स ले लिए ऐसे ही, तो 1 2 3 4 5 ले लो, बस 5, ये 5 पॉइंट हो गए इसके इस वाले लाइन पर। ये जो लाइन है इस पर मैंने क्या ले लिया, 5 पॉइंट है ऐसे, ये 5 पॉइंट ये हो गए। अब क्या करना है, अब इनके इफेक्ट को देखना है। जो ये W फोर्स लग रहा है ये कैसा है इस वाले सर्किल पर, ये सॉलिड सर्किल है, पीछे की साइड से आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे, तो ये सॉलिड सर्किल है। अब एक बात बताइए, इस पे इस W का इफेक्ट कैसा लगेगा, इस W का इफेक्ट कैसा लगेगा। मैंने यहाँ कर्वेचर के इफेक्ट को नेग्लेक्ट मान लिया, पहले मेरी वर्डिंग समझिएगा, मैं क्या अजम्पशन लेके चल रहा हूँ अभी फिलहाल, मैंने इस कर्वेचर के इफेक्ट को नेग्लेक्ट मान लिया। आप जब इसकी स्टडी करते हो तो सिर्फ और सिर्फ कितनी डिस्टेंस लेते हो, इसकी इतनी सी, मतलब आप इस चीज को क्या मानते हो, एकदम ऐसे फिक्स, ये वाला पार्ट क्या है, फिक्स। अगर ये वाला पार्ट फिक्स है ऐसा आपने मान लिया, तो इस पर जो W का इफेक्ट लगेगा वो कैसा लगेगा, डायरेक्ट शेयर। जो ये W लग रहा होगा वो कैसा लग रहा होगा, डायरेक्ट शेयर, यस और नो। ये जो W है यहाँ पर, ये W डायरेक्ट शेयर की तरह लग रहा होगा। इस शेयर की वैल्यू क्या होगी, इस शेयर की वैल्यू क्या होगी, टाउ, या ये टाउ 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, W A y bar अपॉन I n a into B, या फिर टाउ 2 होगी जिसकी वैल्यू होगी W अपॉन इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। बताइए कौन सी वैल्यू इसमें से मैं लेके चलूं। मैंने दोनों चीजें समझाई हुई है, मैंने अजम्पशन क्या ले लिया कि ये चीज एकदम फिक्स्ड है, कर्वेचर के इफेक्ट को मैंने साइड कर दिया, ये चीज एकदम फिक्स्ड कर दी। अब इसकी स्टडी कर रहा हूं जब मैं यहाँ W ले रहा हूं, तो कौन सा वाला पार्ट लूंगा, टाउ 1 लूंगा या टाउ 2, इसके ऊपर लगने वाली शियर स्ट्रेस, इसके ऊपर लगने वाली, ये दिख रहा है ना ये पार्ट ये वाला है, इसके ऊपर लगने वाली डायरेक्ट शियर स्ट्रेस मेरी ये होगी या ये होगी, 1 होगी या 2 होगी, सोच के बता दो, 1 होगी या 2 होगी, अजम्पशन मैंने बता दिया। अभी मुझे एक आंसर आया, बहुत बढ़िया, ठीक है। प्लीज सभी अपना अपना आंसर दो, ठीक है, अपना अपना आंसर दो, हो सकता है आप गलत भी हो सकता है, ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए। अच्छा 1 क्यों नहीं होगा, ये आंसर दो मुझे, 1 क्यों नहीं होगा, यहाँ पर 1 क्यों नहीं होगा, यहाँ पर 1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या अजम्पशन ले रखा है कि ये मेरा जो कर्वेचर इफेक्ट है, ये कर्वेचर इफेक्ट यहाँ है ही नहीं, ये चीज क्या है, ये एकदम फिक्स है, ये एकदम फिक्स है, ऐसे आपने सोचा हुआ है कि कर्व नहीं है, ये एकदम फिक्स है। आपने अगर थोड़ा सा पार्ट काटा तो वो कर्व थोड़ी दिखेगा, एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा। सर्कल पे कर्व कब होता है, कर्व कुछ नहीं होता, सारे के सारे क्या है, पॉइंट ही स्ट्रेट लाइन से बने होते हैं, ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन से तो बने होते हैं ना ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट को अगर हम छोटे छोटे पार्ट में काट लें तो ये कर्वेचर का इफेक्ट हम क्या मान सकते हैं, नेगलेक्ट, हम कर्वेचर को क्या मान सकते हैं, नेगलेक्ट, ठीक है। तो कर्वेचर के इफेक्ट को नेगलेक्ट मानते हुए हम क्या देखते हैं, तो जो ये W फोर्स है ये कैसा काम कर रहा होगा, एकदम डायरेक्ट शेयर का, ना कि बेंडिंग का। तो हम क्या मान के चल सकते पहले से ही, इस पर बेंडिंग वाला सेंस नहीं हो रहा है, इस पर बेंडिंग वाला सेंस नहीं हो रहा है, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये जो सेंट्रोइड है वो सेंट्रोइड से जा रहा है, अगर हम यहाँ पर काटेंगे तो फिर ये सेंट्रोइड वाला ही काम कर रहा है W, तो बेंडिंग वाला सेंस नहीं आ रहा है, गलती मत करना। यहाँ जो स्प्रिंग के वायर्स हैं वो बेंड नहीं हो रहे हैं, ठीक है, वो किस में जा रहे हैं, डायरेक्ट शेयर में। इसका मतलब यहाँ डायरेक्ट शेयर की वैल्यू W बाई A ली जाएगी, ना कि टाउ 1 W A बाई बार अपॉन I n into, क्योंकि स्प्रिंग का वायर बेंड नहीं हो रहा, समझ रहे हो, स्प्रिंग का वायर बेंड नहीं हो रहा, ठीक है, ऐसे नहीं जा रहा है, समझ रहे हो, ऐसे नहीं जा रहा, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, एक साथ जा रही है, एक साथ, ठीक है। तो यहाँ ये हो गया हमारे पास टाउ। अब ये बताइए टाउ की वैल्यू फॉर द क्रॉस सेक्शन टाउ की वैल्यू क्या होती है, सेम, तो इस पॉइंट पर भी W बाई A, इस पॉइंट पर भी W बाई A, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा या नहीं। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ किसका इफेक्ट लिया है, अभी लिया है डायरेक्ट शेयर का, अभी लिया है मैंने सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट शेयर का इफेक्ट,
कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। बट इसी फिगर पर एक चीज और भी है, इस फिगर पर एक लोड और लग रहा है, वो लोड कौन सा है? इसी फिगर पर एक लोड और लग रहा है, वो लोड कौन सा है? वो लोड है हमारे पास ये वाला, क्या 1 2, फिर से पॉइंट ले लो, 3 4 एंड 5, इस पर एक लोड और लग रहा है, वो लोड है हमारा इस कपल का WW का। ये WW किधर की ओर जाएगा इसको लेके? सोचो, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, आंसर दीजिए जल्दी से। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, देखो तो सोच पे रहे मैंने, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, इसके अलावा ये कपल दीजिए, आंसर दीजिए जल्दी से। एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, बस यही चीज यहां से एक आंसर देगी आपको। अगर क्वेश्चन टेंशन का आ जाए तो भी आप सोच सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कंप्रेशन वाला लेके चल रहा हूं, तो यहाँ पर क्या दोगे आप? एंटी क्लॉकवाइज दोगे, तो यहाँ पर ही कपल की वजह से, कपल की वजह से कौन सा वाला इफेक्ट लगेगा इस पर? बेंडिंग या ट्विस्टिंग? आंसर उड़ दो, बेंडिंग या ट्विस्टिंग जल्दी से। यहाँ पर ये जो है ये ट्विस्टिंग, वेरी गुड। ये क्या दे रहा होगा? ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग देगा तो कैसे जाएगा? ये जो टाउ टी है, जो टॉर्क है, वो टॉर्क कैसे काम कर रहा होगा इस पर? यस और नो? ये टी में ऐसे दिखा सकता हूं। इस टी की वैल्यू क्या होगी? इस टी की वैल्यू क्या होगी? इस टी की वैल्यू भाई सीधे निकल के आ रही है। ये जो टॉर्क है जो इस पर यहाँ काम कर रहा है, वो क्या होगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? डी आउट बाई 2 नहीं, डी इन बाई 2 नहीं, क्या होगी? वो होगी कैपिटल डी बाई 2। समझ में आया? ये क्या होगी? कैपिटल डी बाई 2, मीन डायमीटर। समझ में आ रहा है? तो किसी जो स्प्रिंग का आउटर डायमीटर देंगे या इनर डायमीटर देंगे, जनरली मीन डायमीटर नहीं मिला होता। अगर मीन डायमीटर मिला हुआ है तो क्वेश्चन और इजी हो जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। W इंटू डी बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा? W इंटू डी बाई 2। दिस इज द टॉर्क। समझ में आ रहा है? ओके, दिस इज द टॉर्क। ये टॉर्क हो गया। अब इस टॉर्क के हिसाब से ही आप यहाँ पर शियर स्ट्रेस का डायग्राम बना सकते हो। ये पॉइंट देखना, गलती मत करना। ये रेफरेंस हो गया। 1 पर जो टाउ लगेगा वो कैसा लगेगा? इस ये टाउ की वैल्यू किससे निकलेगी? ये टाउ की वैल्यू किससे निकलेगी? दिस इज टाउ इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि W अपॉन A, ये 1 मान लो। टाउ 2 इक्वल टू W A y बार अपॉन I N इनटू B, या फिर टाउ 3 इक्वल टू T y I P इनटू R। बताइए कौन सा वाला फॉर्मूला लेके चलूंगा अब मैं? टाउ के लिए कौन सा वाला फॉर्मूला लेके चलूंगा? 1 2 या 3? ठीक है, कौन सा वाला फॉर्मूला लेके चलूंगा? प्लीज यार सभी आंसर दे दिया करो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एक ही आंसर देंगे, प्लीज सभी आंसर दिया करो। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ सभी सुन रहे हो। ठीक है, प्लीज यार ऐसे ना किया करो। ठीक है, हाँ। तो 3 जो है, 3 हम लेके चलेंगे, क्यों? क्योंकि ट्विस्टिंग सेंस लेके चल रहे हैं, ट्विस्टिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो ट्विस्टिंग इफेक्ट में टाउ इधर आ जाएगी, दिस इज द टाउ 1, ये जो 1 के हिसाब से, ठीक है, इसे हटा दो, दिस इज द टाउ 1। ठीक है, ये टाउ 1 हो गई। यहां पर क्या होगी? टाउ 2, टाउ 1 से क्या होगी? छोटी। ठीक है, और सॉरी ये थोड़ी सी ज्यादा हो गई यहाँ पर फोर्स, एक सेकंड। अब लेके चलिएगा यहाँ पर, दिस इज द टाउ, दिस इज द टाउ एंड दिस इज 0। आपको याद है ना, रेडियस यहाँ 0 है, सेंटर पॉइंट है, फिर ये टाउ, फिर ये टाउ, और ये क्या बन के आएगी? एक लाइन। ये क्या बन के आएगी? एक लाइन। ठीक है, लीनियर रिलेशन होता है। उम्मीद है सारी चीजें हमने चैप्टर 5 में पढ़ ली थी, तो ये लीनियर रिलेशन। ठीक है, ठीक, ये फिगर बन के आ गया ये। अब जो मैंने पढ़ाया था आपको कोर में, ठीक है, मतलब थ्योरी ऑफ कॉलम के अंदर, उसमें क्या बताया था? इनका नेट इफेक्ट देखना होगा। तो नेट इफेक्ट में क्या होगा? 1 वाले की वैल्यू कुछ ना कुछ है, जिसकी वैल्यू है W अपॉन A, जिसकी वैल्यू है W अपॉन A। तो यहाँ W अपॉन A कुछ वैल्यू है, जिसमें 1 पर ये क्या होगा? ऐड होगा। ठीक है, 1 पर क्या होगा? ये ऐड होगा, जबकि 5 पर क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनल फिगर कुछ ऐसा आ रहा होगा। फाइनल फिगर की बात कर लेते हैं। फाइनल फिगर कैसा होगा? फाइनल फिगर
फाइनल फिगर देखना 1 2 3 4 5, तो फाइनल फिगर यहाँ पर कुछ ऐसा दिखेगा, क्या ये ज्यादा, ये थोड़ा सा कम, ठीक है, बट यहाँ पर क्या होगा 3 पर अभी इसके बराबर वैल्यू होगी, है ना। फिर 4 पर कुछ मान लेते हैं कि ये बिल्कुल 0 से जा रहा है एग्जांपल के तौर पर, और ये वैल्यू हमारी हो गई, ठीक है, तो ये जो वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही है दैट विल बी दी आउट, ठीक है, ये वैल्यू हो गई हमारी आउट, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस कौन से पॉइंट पर है, मैक्सिमम स्ट्रेस कौन से पॉइंट पर है। अब यहां से क्वेश्चन के आंसर आने शुरू हो जाते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस कौन से पॉइंट पर है, 1 2 3 4 5, मैक्सिमम स्ट्रेस है 1, मैक्सिमम स्ट्रेस है 1 पर। अब ये अगर 1 की बात करें तो क्रिटिकल पॉइंट कौन सा होगा, 1 या 5, आंसर दीजिए, क्रिटिकल पॉइंट कौन सा होगा स्प्रिंग में, 1 या 5, क्रिटिकल पॉइंट कौन सा होगा 1 या 5, सबको समझ में नहीं आया, ठीक है, हाँ गुड, यार एक 1 लिखने में दिक्कत नहीं आ रही अगर समझ में आ रहा है, यहाँ पर सब क्रिटिकल पॉइंट कौन सा होगा 1, जहां पर शियर स्ट्रेस ज्यादा है, अगर शियर स्ट्रेस ज्यादा है और 1 को मैं क्रिटिकल पॉइंट लेके चल रहा हूं तो स्प्रिंग कहां पर फेल होगा सबसे पहले, इनर पेरिफेरी पर स्प्रिंग सबसे पहले फेल होता है, या फिर मीन डाया पर फेल होता है, या फिर आउटर पेरिफेरी पर फेल होता है, हमेशा स्प्रिंग कंप्रेशन में कहां पर फेल होगा, इनर पेरिफेरी पर, इनर पेरिफेरी पर सबसे पहले हमारा स्प्रिंग फेल होगा, इनर पेरिफेरी वाले पॉइंट्स पर, क्योंकि वहीं पर स्ट्रेस सबसे ज्यादा होती है, वहीं पर स्ट्रेस क्या है सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा स्ट्रेस मेरी इनर पेरिफेरी पर, ठीक है। जब आप यहां पर देखोगे तो यहां पर भी इनर पेरिफेरी पर ही सबसे ज्यादा आएगा, ये टास्क आपका है, खुद कर लीजिएगा, डब्ल्यू और डब्ल्यू को बनाइएगा, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, चाहे उस साइड देखो चाहे इस साइड देखो, इनर पेरिफेरी पर सबसे ज्यादा स्ट्रेस आ रही है, क्लियर है। यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधा बन के आ गया कि स्प्रिंग कहां से फेल होते हैं, इनर पेरिफेरी से, इनर सरफेस पर, ठीक, उसके बाद कंप्रेशन, उसके बाद क्या, अब जो हमारे पास मैथमेटिकली क्वेश्चन आते हैं वो क्या होंगे, तो फॉर द क्रिटिकल, मैं यहां लिख देता हूं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट स्ट्रेस कितनी होगी, टाउ मैक्स, वो टाउ मैक्स किसके बराबर होगी, वो टाउ मैक्स होगी टाउ डायरेक्ट के बराबर, टाउ डायरेक्ट ऑन 1 पॉइंट प्लस टाउ टॉर्जनल ऑन 1 पॉइंट, यस और नो, टाउ टॉर्जनल ऑन 1 पॉइंट, ये चीज दिख रही है, ये यहां से 1 पर टाउ डायरेक्ट प्लस टाउ टॉर्जनल, दिस इज द टाउ मैक्स, this is the tau max and this is also the critical, this is also the critical, बस इसी की कैलकुलेशन अब करनी है, ठीक है, ये कैलकुलेशन करनी है, एक तो ये पार्ट बचता है स्प्रिंग का, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ मुझे कास्टिलाना लगानी है और स्प्रिंग चैप्टर खत्म, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाउ मैक्स इक्वल टू टाउ डायरेक्ट 1 प्लस टाउ टॉर्जनल 1, इनकी वैल्यू बताओ, पहले टाउ डायरेक्ट की अलग से वैल्यू ले लेते हैं, टाउ डायरेक्ट 1 की वैल्यू क्या होगी, W अपॉन A, ये A क्या होगा, W अपॉन पाई बाय 4 स्मॉल d स्क्वायर कैपिटल D स्क्वायर, आंसर दीजिए, स्मॉल d स्क्वायर कैपिटल D स्क्वायर, कौन सा D, स्मॉल d या कैपिटल D, स्मॉल d या कैपिटल D, स्मॉल, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या लेके चल रहे हैं, वायर का एरिया है, ये स्प्रिंग का एरिया नहीं है, ठीक है, तो स्मॉल d स्क्वायर, सो आंसर विल बी 4w अपॉन पाई d स्क्वायर, ठीक है, एक तो ये होगी, दूसरा टाउ टॉर्जनल 1, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ये क्या होगा, ये होगा t अपॉन ip इनटू r max, ठीक है, r max हमारे पास है स्मॉल d by 2, r max क्या है, स्मॉल d by 2, ना कि कैपिटल D by 2, फिर से गलती मत करना, ठीक है, t क्या है, t अभी लिखेंगे, अपॉन ip क्या होगा, ip होगा हमारा पाई d क्यूब d की पावर 4 by 32, याद है सर्किल है, पाई d की पावर 4 by 32, फिर से d कौन सा वाला, स्मॉल, क्योंकि ये स्टडी किसकी हो रही है, वायर की, जो कि सर्कल वायर बन के आ रही है वाला, जो कि सर्कुलर वायर बन के आ रही है वाला, इसकी स्टडी है ना, तो पाई d की पावर 4 by 32 इनटू में
ये कितना हो गया d/2। सो आउटकम कितना है e इनटू ये हो गया यहाँ से 16, तो 16t एक सेकेंड, ये हो गया 16t अपॉन पाई dq। कोई दिक्कत, कुछ भी गलती हो तो बताना। 16t अपॉन पाई dq, ठीक। उसके बाद अब मुझे बताइए t की वैल्यू क्या है। t आपने निकाल रखा था, t की वैल्यू थी w into d/2। यहाँ w into d/2, ये d स्मॉल d नहीं है, दिस इज द कैपिटल D, स्मॉल d नहीं है, कैपिटल D/2 अपॉन पाई dq। सो आंसर विल बी आ गया 8wd अपॉन पाई dq, है ना। कोई दिक्कत, 8wd अपॉन पाई dq, ठीक है। अब एक काम करो, ये जो फॉर्मूला आपने निकाला था, इस फॉर्मूले में एक काम करो, क्या अभी आपने ये फॉर्मूला निकालना तो सीख लिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 8 आया है ना, ठीक है, और यहाँ dv है, तो आप एक काम करो, इसको d 2d/2 से d से मल्टीप्लाई 2d/d से डिवाइड कर दो। ये क्यों किया आप समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया, 2d/d से मल्टीप्लाई एंड d/2d से डिवाइड, है ना। मतलब ये वाली चीज ऐसी करेंगे तो ये बन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे एक फायदा मिलेगा, अभी समझाऊंगा क्या मिलेगा। आपने इसे क्या लिख दिया, इसे आपने लिख दिया 8, इससे मल्टीप्लाई करो 8wd अपॉन यहां से क्या हो गया पाई dq, दिख रहा है पाई dq इनटू क्या बचा d अपॉन 2d। अब स्प्रिंग में एक चीज होती है, स्प्रिंग में एक चीज होती है, क्या, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये चीज मैं ऐसे लिख रहा हूं यहां पर, स्प्रिंग इंडेक्स, एक होता है स्प्रिंग इंडेक्स। इस स्प्रिंग इंडेक्स की क्या वैल्यू होती है, इसे हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल c या कैपिटल C जो भी आप प्रेजेंट है, c से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है d/d, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है d/d। d क्या है, d है हमारा स्प्रिंग का डायमीटर, डाया ऑफ स्प्रिंग, ऐसे लिखते हैं इसे, डाया ऑफ स्प्रिंग, ये बेसिकली मीन डायमीटर, मीन डाया ऑफ स्प्रिंग डिवाइडेड बाय ये d क्या होता है हमारा डाया ऑफ स्प्रिंग वायर, स्प्रिंग नहीं स्प्रिंग वायर, ठीक है। ये रिलेशन देता है मेरा स्प्रिंग इंडेक्स। स्प्रिंग इंडेक्स ऑफ द स्प्रिंग शुड बी इन बिटवीन 4 to 12, ये वैल्यू भी याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। 4 to 12 होती है स्प्रिंग इंडेक्स की वैल्यू स्प्रिंग के लिए, ठीक है। ये हम जनरली लेके चलते हैं, बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं बना सकते, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं बना सकते, ठीक है। तो 4 से 12 होती है जनरली, याद रखिएगा जनरली जो c की वैल्यू होती है वो हम लेके चलते हैं 6, ठीक है। जनरली c की वैल्यू हम लेके चलते हैं 6, क्लियर। ये हो, अब ये जो d/d है, इस d/d में c रख दो, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, इस d/d में c रख दो। तो अभी फिलहाल इसको ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज को ये हो गई इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है, और ये इक्वेशन 2 मान लो। इन इक्वेशन 1 और 2 को कहां पुट कर दोगे, इस वाली इक्वेशन में, है ना। इसी के लिए तो बना रहा था, मैंने थोड़ा सिंपलीफाई कर दिया। पहले मैंने टाउ डायरेक्ट 1 को निकाल लिया, फिर टाउ टॉर्सनल को निकाल लिया, उसमें स्प्रिंग इंडेक्स समझा दिया, ये वाला पार्ट इसमें रख देना है। समझ में आ गया, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेना। टाउ मैक्स इक्वल टू, ये वैल्यू लिखो 8wd अपॉन पाई d क्यूब इनटू d अपॉन 2d, प्लस में क्या हो गया 8wd अपॉन पाई d क्यूब। तो ये चीजें मैं बाहर कॉमन ले सकता हूं, तो यहां से कॉमन ले लो 8wd अपॉन पाई d क्यूब, क्या बचा, इसको 1 ऐसे लिख दो, इस वाली चीज को 1 लिख दो, प्लस में d अपॉन 2d, है ना। मैंने ऐसे लिख दिया, उल्टा लिख दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 + 2, तो यहां से अब क्या बचा हमारा 8wd अपॉन पाई d क्यूब 1 प्लस ये क्या है, ये है मेरा 1/2, 1/2 क्या होता है 0.5, तो 0.5 अपॉन में d/d को हम क्या लिख सकते हैं c, तो ये पार्ट हमारा बन के आता है। दिस इज द टाउ मैक्स, दिस इज द टाउ मैक्स। टाउ मैक्स में क्या है 8wd अपॉन पाई d क्यूब ब्रैकेट में 1 + 0.5 अपॉन c, ये चीज बन के आ रही है। अब ध्यान से समझना मैं क्या क्या बोलता हूं, ठीक है। ये जो है मेरा ये वाला पार्ट, अभी समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 8wd अपॉन पाई d क्यूब, इस चीज को अलग ले लो, इस चीज को अलग ले लो, ऐसे समझो जरा मैं क्या कह रहा हूं।
AWD अपॉन पाई डी क्यूब टाउ मैक्स में कौन सा पार्ट था एक्चुअल में, कौन सा पार्ट था वो था टॉर्जनल वाला पार्ट। ठीक है, अगर मैं टॉर्जनल वाले पार्ट को एक साथ लेता हूं तो जो दूसरा पार्ट बचा वो कौन सा बचेगा, सिंपल आईक्यू क्वेश्चन है। ये मेरे पास टॉर्जनल वाला पार्ट है तो ये वाला पार्ट किसका बचेगा, आंसर दीजिए। ये डायरेक्ट शियर का बचेगा, ये डायरेक्ट शियर का बचेगा। बस आपको यही काम करना है यहाँ पर, इस चीज को मैं यहीं पर बना रहा हूँ। ठीक है, ये आपको यही काम करना है क्या कि जो ये वाला पार्ट बचा इसी चीज को 1 + 0.5 अपॉन सी को आपको क्या बोलना है, KSH। ये है KSH। KSH क्या होता है, KSH क्या होता है, दिस इज द शियर स्ट्रेस। कौन सी शियर स्ट्रेस है ये, कौन सी शियर स्ट्रेस है, डायरेक्ट। तो शियर स्ट्रेस, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, ये क्या होता है, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये मेरा KSH क्या है, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। मतलब अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग वायर में, समझो इस चीज को, अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग वायर में टॉर्जनल की बात करनी है तो उसकी वैल्यू है AWD अपॉन पाई डी क्यूब। बट उसमें अगर मुझे डायरेक्ट शियर को भी लेके चलना है, कि डायरेक्ट शियर को भी लेके चलना है तो उसकी वैल्यू क्या है, 1 + 0.5 अपॉन सी के सेंस में, है ना। तो वो जितना ज्यादा होगा उतना ही मेरा KSH क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस का जो इफेक्ट है, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस का इफेक्ट, वो मेरा इसके सेंस में आ रहा है, इसके सेंस में आ रहा है। इसको टाउ एसएच मत बोल देना, टाउ एसएच तो हमारे पास ये है क्या, 4W अपॉन पाई डी स्क्वायर। ये उसका सेंस दे रहा है, ये उसका सेंस दे रहा है, दिस इज द कंसंट्रेशन फैक्टर। तो जब ये होती है हमारी स्ट्रेस, बात क्लियर हो गई, ठीक है। बस अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है, KSH। अभी हमने क्या माना था, अब एक और करेक्शन फैक्टर होता है यहाँ पर, एक और, वो कौन सा होता है, हमने यहाँ पर एक assumption माना था कि कर्वेचर कुछ इफेक्ट नहीं कर रहा। हमने छोटे छोटे पार्ट काटे थे, है ना, तो कर्वेचर इफेक्ट नहीं कर रहा। बट एक्चुअल में तो कर्वेचर है ना, एक्चुअल में तो एक सर्कल कर्वेचर है ना, सर्कुलर कर्वेचर। तो सर्कुलर कर्वेचर का अगर इफेक्ट लेना है तो मुझे क्या करना होगा, अब यहां से मैं इस फॉर्मूले को लिख देता हूं पहले। टाउ मैक्स इक्वल टू क्या आ गया, 8WD अपॉन पाई डी क्यूब इनटू KSH, ये आ गया। अगर मैं यहां पर इस KSH में क्या है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट शियर स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, मतलब डायरेक्ट शियर स्ट्रेस का इफेक्ट, ठीक है। बट अगर मुझे यहां पर कर्वेचर इफेक्ट को भी लेना है, इसके अंदर कर्वेचर इफेक्ट था क्या, पहले मुझे आंसर दो। इस फॉर्मूले में कर्वेचर इफेक्ट था, यस और नो? इस फॉर्मूले में जो ऊपर लिखा है इसमें कर्वेचर इफेक्ट था, यस और नो? आंसर दो मुझे। इसमें कर्वेचर इफेक्ट है, नो। तो अब आपने क्या किया, अब आपने एक काम किया, अब आपने KC जोड़ दिया इस फॉर्मूले में। तो KC क्या है मेरा, KC इज दी कर्वेचर इफेक्ट। ये एक कांस्टेंट है जो कि कर्वेचर इफेक्ट को बताता है। KC इज दी कर्वेचर इफेक्ट, ठीक है, KC। तो KSH into KC को हम क्या लिखते हैं, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। KSH into KC को हम क्या लिखते हैं, दिस इज दी KW। KW आपने नाम जरूर सुना होगा, KW नाम सुना है, अगर सुना है तो लिख के बताना जरा, अगर सुना है तो। KW क्या होता है, कभी नाम सुना है? KW होता है मेरा वॉल्स करेक्शन फैक्टर, शायद सुना होगा, करेक्शन फैक्टर कॉलेज टाइम में सुना तो होगा पर भूल गए, ठीक है। KW इज द वॉल्स करेक्शन फैक्टर। इस KW के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, प्लीज ध्यान देना, ठीक है। इस साल भी आया था, 2021 वाले गेट में भी आया था KW, ठीक है। तो इसलिए मैं सारी चीजें लेके चल रहा हूं जिससे कुछ ना छूटे आपको। तो KW क्या है, वॉल्स करेक्शन फैक्टर। इस करेक्शन फैक्टर के अंदर क्या क्या होगा, इस वॉल्स करेक्शन फैक्टर के अंदर क्या क्या होगा, आप खुद आंसर दे सकते हो। इस वॉल्स करेक्शन फैक्टर के अंदर क्या है, एक तो डायरेक्ट शियर का इफेक्ट है स्प्रिंग के ऊपर, एक तो है डायरेक्ट शियर का इफेक्ट और दूसरा है कर्वेचर का इफेक्ट। तो ये दोनों चीजें हैं जो इस बार क्वेश्चन आया था, उसमें सिर्फ और सिर्फ यही चीज थी कि कर्वेचर इफेक्ट है या नहीं है वॉल्स करेक्शन फैक्टर में। तो आंसर हमारा सीधा निकल के आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर वॉल्स करेक्शन फैक्टर में डायरेक्ट शियर स्ट्रेस भी होती है, कर्वेचर इफेक्ट भी होता है। बात क्लियर, ठीक है। तो यहाँ से आप KW की डायरेक्टली वैल्यू याद रख सकते हैं, ठीक है। ये होगी मेरी KSH into KC। तो फाइनली फॉर्मूला क्या बन के आ गया मेरा, फाइनली फॉर्मूला क्या बन के आया, टाउ मैक्स के फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं, 2 3 बन के आ गए।
टाउ मैक्स इक्वल टू आ गया 8w d पाई d क्यूब इनटू 8w। अगर मैं इसे kw बोल देता हूं तो इस फॉर्मूले में क्या है, इस फॉर्मूले में हमने डायरेक्ट शियर स्ट्रेस प्लस कर्वेचर इफेक्ट दोनों लिए, कर्वेचर इफेक्ट दोनों लिए हैं। ठीक है, अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला लिखा टाउ मैक्स इक्वल टू 8w अपॉन पाई d क्यूब इनटू ksh, तो इस फॉर्मूले में मैंने क्या लिया है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। इस फॉर्मूले में कर्वेचर इफेक्ट को नेगलेक्ट माना है, इस फॉर्मूले में कर्वेचर इफेक्ट को नेगलेक्ट माना है। समझ में आ गया? ठीक है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं गेट के अंदर, ये ऐसी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट। कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट? समझ में आ गया है? कंप्लीटली समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ये मेरा टाउ मैक्स की वैल्यू हो गई है, जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया? ठीक है, गुड। ठीक है, यहाँ पर kw की वैल्यू एक और होती है, इस फॉर्मूले को भी लिख लेना, kw इक्वल टू 4c माइनस 1 अपॉन 4c माइनस 4 प्लस 0.615 अपॉन में c। 4c माइनस 1 अपॉन 4c माइनस 4 प्लस 0.615 अपॉन में c। ठीक, ये भी हमारा kw का फॉर्मूला होता है, इसको भी लिख लेना। c क्या है? स्प्रिंग इंडेक्स। ठीक है, ठीक है, चलिए एक लाइन लिख लीजिएगा, वॉल्स करेक्शन फैक्टर में एक लाइन लिख लेना। लिखिएगा वॉल्स करेक्शन फैक्टर, लिखिएगा वॉल्स करेक्शन फैक्टर WAHLS, वॉल्स करेक्शन फैक्टर is used in the design of helical spring, is used in the design of helical spring to consider the effect of direct shear stress, to consider the effect of direct shear stress induced in the wire, direct shear stress induced in the wire, direct shear stress induced in the wire, and curvature effect on the shear stress induced, and curvature effect on the shear stress induced, and curvature effect on the shear stress induced। ठीक, and curvature effect on the shear stress induced। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया हमारा। ठीक, अब बस लास्ट पार्ट बचा है स्प्रिंग का, दैट इज द डिफ्लेक्शन इन द स्प्रिंग। ठीक है, यहां तक कंप्लीट। अब आगे चलते हैं। ठीक है, हेडिंग का एक्सप्रेशन फॉर deflection in helical spring, expression for deflection in helical spring। ठीक है, अभी जैसे हमने ये फिगर बनाया था ऐसे स्प्रिंग का, यहाँ पर डब्ल्यू फोर्स लगा रखा है ऐसे। ठीक है, तो अब डिफ्लेक्शन बेसिकली क्या होता है, जरा बताइए। डिफ्लेक्शन क्या होता है? डिफ्लेक्शन है इस पॉइंट का कहां पर जाना, यहां पर मान लीजिए
ये स्प्रिंग हमारा कंप्रेस होके यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है, ये तो हमारा रेफरेंस है, ये तो फिक्स है, यहाँ पर ये डिफ्लेक्ट हो गया, तो इसको मैं क्या बोलूंगा y, इसे हम जनरली किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं x या y से, जो भी आप लेके चले, मैं वर्टिकल डायरेक्शन लेके चल रहा हूं तो y ले लिया, है ना, तो y मेरा क्या हुआ डिफ्लेक्ट, इसी को तो बोलते हैं डिफ्लेक्शन, इसी को तो इस स्प्रिंग के अंदर डिफ्लेक्शन बोलेंगे ना, इस स्प्रिंग के अंदर, ठीक है, तो ये जो मेरे पास W की वजह से y का डिफ्लेक्शन हुआ, इसी को मुझे निकालना है। अब ध्यान से समझिएगा कहां से त्रिगुणमिति खेलेंगे, कहां से त्रिगुण लगाएंगे, जरा इस पर ध्यान दें, ध्यान दीजिएगा, ये जो यहां से यहां पर डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये क्या कंप्रेशन फोर्स की वजह से, अब मुझे आंसर दीजिए, अब जो आपने बेसिक थिंग्स पढ़ ली है स्प्रिंग की, तो अब मुझे आंसर देना, ये जो y यहां डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये कंप्रेशन की वजह से है या किसी और की वजह से, देखते हैं अब स्टूडेंट कहां तक पहुंचते हैं आप। ये जो y डिफ्लेक्शन हो रहा है, जो दिखता है वो होता नहीं, इसीलिए मैं बता रहा हूं यहाँ पर, ये जो y डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये कंप्रेशन की वजह से है, यस और नो, अगर है तो मुझे समझाओ, अगर नहीं है तो मुझे समझाओ जल्दी से, क्या ये y कंप्रेशन की वजह से जा रहा है, यस और नो, क्या ये y डिफ्लेक्शन कंप्रेशन की वजह से जा रहा है, यस और नो, भाई कुछ तो होगा, यस होगा या नो होगा, जल्दी से आंसर दो, इसमें इतना टाइम क्यों, क्या y कंप्रेशन फोर्स की वजह से जा रहा है, मैं वर्डिंग क्या बोल रहा हूं, कंप्रेशन फोर्स की वजह से जा रहा है, यस और नो, प्लीज आंसर दो यार, इतना टाइम नहीं लगाते, हाँ या ना, कुछ तो होगा, नो, ओके नो, और बताइए, कंप्रेशन की वजह से, एक आंसर मिला मुझे, जल्दी से आंसर दो, जल्दी से, इतना टाइम मत लो प्लीज, कुछ तो सोचोगे यार, या तो सीधा बोल दो कंप्रेशन की वजह से है सर, सीधा दिख रहा है सर, W की वजह से जा रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन की वजह से y ऐसे जाएगा, कंप्रेशन की वजह से ये स्प्रिंग नीचे की तरफ जाएगा, यस और नो, ऐसे ऐसे बोलोगे तो यस ही बोलोगे ना यार, बोल तो दो भाई कुछ, ऐसे क्यों इतना टाइम लगाते हो यार, प्लीज थोड़ा जल्दी से बोलो, कंप्रेशन की वजह से जा रहा है, यस यस, हाँ वही मैं पूछना चाह रहा हूं, है ना, प्लीज अगर आप सोच रहे हो तो करो ना, इसको आंसर दो इस तरह से, कंप्रेशन की वजह से जा रहा है, यस, है ना, और से जा रहा है, और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ऋतिक, मनीषा, बहुत बढ़िया, यहाँ पर ये चीज जो हमें दिख रही है वो एक्चुअल में हो नहीं रही, ध्यान से समझो, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि ये मेरे पास कोई सॉलिड बॉडी नहीं है, ठीक है कार्तिक जी, प्लीज जरा थोड़ा ध्यान से समझो, ये कोई हमारे पास सॉलिड बॉडी नहीं है जो कि कंप्रेशन से जा रही है, कंप्रेशन क्या होता है, इस बॉडी पर कंप्रेशन क्या है, ये है, मैंने कॉन्ट्रैक्शन नहीं वर्ड यूज किया, मैंने कॉन्ट्रैक्शन वर्ड यूज नहीं किया, दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन, मैंने इसीलिए अपने वर्डिंग का बड़े ही ध्यान से इस्तेमाल किया, दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज नॉट द कंप्रेशन, मैंने आपको ये चीजें कॉन्ट्रैक्शन कंप्रेशन चैप्टर 2 में समझाया था कि ये मेरा कॉन्ट्रैक्शन है, ये मेरा कंप्रेशन नहीं है, कंप्रेशन यहां नहीं है, दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब अपनी लेंथ में कम होना, दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन, जबकि कंप्रेशन क्या होता है, कंप्रेशन होता है एक मॉलिक्यूल पर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में सिग्मा का लगना, नॉर्मल स्ट्रेसेस का लगना, दैट इज द कंप्रेशन, और टेंशन उसी पॉइंट पर नॉर्मल फोर्सेस का, नॉर्मल स्ट्रेसेस का ऐसे उस पॉइंट पर लगना, दैट इज द टेंशन, तो टेंशन एंड कंप्रेशन ये चीजें थी, यहाँ ये कंप्रेशन नहीं है, दिस इज द सिंपल कॉन्ट्रैक्शन, और ये कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से हो रहा है, ये कंप्रेशन की वजह से नहीं, पर मॉलिक्यूल पर कंप्रेशन नहीं, कंप्रेशन अगर मॉलिक्यूल पर होता तो फोर्सेस ऐसे लग रही होती, समझो जरा खुद सोचो कि अगर इस पर मॉलिक्यूल पर कंप्रेशन हो रहा होता तो मॉलिक्यूल पर फोर्सेस ऐसे लग रही होती, जबकि ये चीज ऐसे तो नहीं है ना, देख रहे हो, जूम इन करके सोच सकते हो, जूम इन कर लो, देख रहे हो ये चीज ऐसे नहीं है ना, एक्चुअल में कैसा है, इस पर ये चीजें ऐसी लग रही है, ऐसी और ऐसी, तो ये किसकी वजह से जा रहा है, ये ट्विस्टिंग की वजह से नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये चीजें फिक्स नहीं है, ये चीजें फिक्स नहीं है रियल में, तो ट्विस्टिंग की वजह से ऐसे जा रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ट्विस्टिंग की वजह से, ये लेंथ में कम हो रहा है ट्विस्टिंग की वजह से, ठीक है, टोटल लेंथ अभी उस मटेरियल की उतनी ही है, टोटल लेंथ उस मटेरियल की उतनी ही है, क्योंकि टोटल लेंथ में क्या होगा, अगर कंप्रेशन होता तो टोटल लेंथ कम होती,
टोटल लेंथ तो अभी भी उसकी उतनी ही होगी, ठीक है, बस ये गैप ही तो सॉरी गैप ही तो गायब हो रहा है ना, ठीक है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, प्लीज आंसर दीजिए मुझे। यहाँ पर ये चीज समझ में आ रही है नहीं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ट्विस्टिंग एंड डायरेक्ट शियर की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, अपने गैप को खत्म करता है। क्लियर हो गया सभी को? कार्तिक जी आप भी बताइए, क्लियर हो गया, यस और नो? जो चीज सोच रहे थे उससे थोड़ा सा डिफर कर रहा है ये चीज, ठीक है। सॉरी इतना सब सॉरी इतना समझ में आ गया, चलो ठीक, वेरी गुड। अगर यहां तक ये चीज समझ में आ गई है तो अब जरा सोचिएगा, यहाँ ये काम जो हमने पहले कर रखे हैं, क्या क्या हमारे पास यहाँ जो मेन चीज है, सॉरी यार, यहाँ जो मेन चीज है, हमने डायरेक्ट शियर स्ट्रेस को KSH के अंदर ले रखा है। मतलब हमारे लिए जो मेन है वो क्या है, मेन है वो कौन सी वाली स्ट्रेसेस है, वो है हमारी टॉर्जनल स्ट्रेसेस, है ना। टॉर्जनल स्ट्रेसेस तो मेन है यहाँ पर, है ना, AWD/πdq वो सबसे ज्यादा मेन है यहाँ पर। तो उसी के सेंस में अगर मैं यहाँ देख के चलता हूँ तो बेसिकली इसमें स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी, मैं स्ट्रेन एनर्जी क्यों लेके चला अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बताइए इस स्प्रिंग के अंदर स्ट्रेन एनर्जी क्या होगी, स्प्रिंग के अंदर स्ट्रेन एनर्जी क्या होगी। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला याद है, तीन फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने, आपको याद हो, तीन फॉर्मूले लिखवाए थे जब डिफ्लेक्शन पढ़ाया था, जब स्ट्रेन एनर्जी मेथड पढ़ाया था, कास्टिग्लियानोस थ्योरम याद आ रही है? तो वहां पर मैंने आपको डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले, स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्मूले बताए, ठीक है, फॉर्मूला पूरा डिराइव करवाया था, m² Ex/2EI याद आ रहा है। दिस इज द स्ट्रेन एनर्जी कब, बेंडिंग में। ट्विस्टिंग में क्या थी, ट्विस्टिंग में क्या थी, E² dθ/2gj याद है, ठीक है, ये हमारे पास किसमें थी, ट्विस्टिंग में, ठीक है। ऐसे ही शियर में भी थी, ठीक है। हमें किससे मतलब है, हमें मतलब है अपने ट्विस्टिंग से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है ट्विस्टिंग। एक फॉर्मूला याद ये भी होगा, इंटीग्रेशन की बात अभी आगे कर लेंगे, पहले एक फॉर्मूला ये भी था आपको याद होगा, u = 1/2 p into डेल्टा, ये चैप्टर 2 में पढ़ा था हमने। u = 1/2 p into डेल्टा, ये किसके लिए था, ये था मटेरियल पर अगर ऐसे फोर्सेस लग रहे हैं, एक्सियल फोर्सेस, ठीक है। इसी के हिसाब से स्ट्रेन एनर्जी हम कहां से निकाल लेते थे, इंटीग्रेशन p² dx/2EI, ठीक है। ये भी तो स्ट्रेन एनर्जी थी, ये कहां से आई थी भाई, ये इसी से तो आई थी, याद होगा आपको, ये इसी से तो आई थी। डेल्टा की वैल्यू क्या हो सकती है, PL/A, बस इसी को मैंने प्रूफ करा दिया था यहाँ पर कि ये चीज हम किसी एक छोटे से एलिमेंट के लिए dx मान के कर सकते हैं L की वैल्यू, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी ऐसे आ गई। तो ऐसे ही u की वैल्यू हमारी ट्विस्टिंग में क्या थी, u की वैल्यू ट्विस्टिंग में क्या हो जाएगी, 1/2 p को हम t लिख सकते हैं, डेल्टा को हम थीटा लिख सकते हैं। थीटा की वैल्यू क्या होती थी, TL/GJ, है ना, चैप्टर 5, 1/2 t² L/GJ, ठीक है। ये चीज निकल के आ गई, ठीक है। सॉरी यहाँ थीटा में लिखा हुआ है, दिस इज dx, ठीक है, t² dx/2gj, ठीक है। ये हमारी ऐसे निकल के आ जाती है u/c ट्विस्टिंग, ठीक है। अब जो हमारे पास u ट्विस्टिंग आया है, u ट्विस्टिंग समझ रहे हो, मैंने ये सारी चीजें कैसे रिलेट की हैं पुराने वाले कॉन्सेप्ट से, है ना, इसमें कुछ नया नहीं है, सब पुरानी चीजें, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, अब जरा माइंड में लेके चलो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस मटेरियल पर मैं कौन सी वाली स्ट्रेन एनर्जी लगाऊंगा, मैं कौन सी वाली स्ट्रेन एनर्जी लगाऊंगा, ये वाली लगाऊं या फिर ये वाली लगाऊं या फिर ये वाली लगाऊं, तीनों में से बताइए कौन सी लगाऊंगा मैं इस स्प्रिंग के ऊपर, जल्दी से आंसर दीजिए, तीनों में से कौन सी लगाऊंगा, ट्विस्टिंग, बेंडिंग या फिर एक्सियल, ट्विस्टिंग, बेंडिंग या फिर एक्सियल। इस स्प्रिंग के अंदर, इस स्प्रिंग के अंदर एक्चुअल में क्या हो रही है, सिर्फ और सिर्फ ट्विस्टिंग हो रही है। देखो देखने में कुछ और लगता है, देखने में लगता है कि एक्सियली कंप्रेशन हो रहा है, एक्सियली कंप्रेशन हो रहा है तो p² L/A लगा देंगे, नहीं भाई, इसमें क्या हो रहा है, ट्विस्टिंग हो रही है। आप समझ तो गए ना, इसमें क्या हो रही है, ट्विस्टिंग हो रही है। ये एक्चुअल में स्प्रिंग ऐसा दिखता है बट रियल में ऐसा होता नहीं है, रियल में क्या हो रही है, ट्विस्टिंग हो रही है। तो कंप्रेसिव फोर्स की वजह से
कंप्रेसिव फोर्स की वजह से, इसे हम कंप्रेसिव फोर्स तो बोल सकते हैं, ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स की वजह से एक्चुअल में होती क्या है, ट्विस्टिंग। तो यहाँ पर जो स्ट्रेन एनर्जी आएगी वो कौन सी होगी, ट्विस्टिंग वाली। ये सारी चीजें हटा दूं, सिर्फ समझाना था मुझे, हटा दूं इन्हें। तो कौन सी वाली स्ट्रेन एनर्जी लेके चलेंगे हम, ट्विस्टिंग वाली। कौन सी लेके चलेंगे, ट्विस्टिंग वाली। उम्मीद है समझ में आ रहा है, ठीक है, तो लेके चलोगे। स्ट्रेन एनर्जी stored in the string, strain energy stored in spring क्या हो जाएगी, u twisting। समझ में आ रहा है, इसमें बेंडिंग नहीं होगा, इसमें बेंडिंग नहीं होगा, इसमें एक्सियल नहीं होगा, ठीक है, इसमें होगी ट्विस्टिंग। कितनी हो जाएगी, e स्क्वायर Ly 2g हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर ये L क्या है, L है इस वायर की लेंथ या यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, बताइए L ये होगा या वायर की लेंथ होगी, L क्या होगा, जिसे dx बोल देते थे, वो L ये होगा या वायर की लेंथ, बताइए L स्प्रिंग की लेंथ है या वायर की लेंथ, वायर लेंथ, बिल्कुल ये है वायर लेंथ। जब हमने इस चीज को अपने माइंड में ऐसे लेके चलो, इस चीज को ऐसे लेके चलो, यहाँ ट्विस्टिंग हो रही है ऐसे, वायर की लेंथ यहाँ कहीं फिक्स है, यहाँ ट्विस्टिंग हो रही है, टोटल लेंथ जो है वो dx को जोड़ के ये है टोटल लेंथ। और ये टोटल लेंथ कैसे निकाल सकते हो, अब यहाँ कुछ और टर्मिनोलॉजी यूज होंगी, ये टोटल लेंथ आप कैसे निकाल सकते हो, अगर आपको ये पता है कि ये नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, समझ रहे हो, ये नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, तो L ये नहीं है, समझ रहे हो, L क्या है, L है वायर लेंथ, वायर लेंथ, वायर लेंथ कहां से कहां तक, इस पॉइंट से इसे खींचना शुरू कर दो, सीधा करना शुरू कर दो, सीधा करके जितना भी लेंथ जाएगी दैट इज द वायर लेंथ। ये वायर लेंथ आपने सीधी वायर को आपने किस में कन्वर्ट किया था, स्प्रिंग में, सीधे वायर को आपने किस में कन्वर्ट किया, स्प्रिंग में, ये स्प्रिंग में हो गया। तो नंबर ऑफ टर्न कितने हैं यहाँ पर, इफ नंबर ऑफ टर्न हमारे हैं n, इफ नंबर ऑफ टर्न है n, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, इफ नंबर ऑफ टर्न हमारे n है तो L क्या हो जाएगा, L हो जाएगा यहाँ पर पाई डी क्या है, पाई डी है हमारे पास सरकमफेरेंस, पाई डी है सरकमफेरेंस, इस पाई डी को हम देख सकते हैं, ये पाई डी है इनटू अगर n कर दूं जितने नंबर ऑफ टर्न्स है, देखो एक टर्न का जो सरकमफेरेंस है वो कितना है, पाई डी, ठीक है, तो पाई डी इनटू दूसरी करो तो प्लस पाई डी, फिर तीसरी करो प्लस पाई डी, फिर चौथी करो प्लस पाई डी, इसका मतलब n इनटू पाई डी, L क्या हो गया, पाई डी इनटू n, यस और नो, ये चीज समझ में आ गई, बहुत बड़े में पाई डी इनटू n, पाई डी इनटू n हो गया हमारे पास L, जो कि हमारे पास लेंथ है ऑफ द स्प्रिंग वायर। T हमारे पास आंसर निकला हुआ था, T क्या है, T है W इनटू dy 2 का होल स्क्वायर इनटू पाई डी इनटू n अपॉन में 2g, अभी g और j को अभी चाहे तो ऐसे लिख लो, ठीक है, नहीं तो वैल्यू निकाल लो इसकी, g की वैल्यू तो g ही होगी, j की वैल्यू क्या होगी, पाई d कौन सा वाला, स्मॉल d, स्मॉल d, कैपिटल D नहीं, स्मॉल d, पाई d जिस पर ट्विस्टिंग लग रही, पाई d 4 अपॉन में 32। तो क्या क्या आंसर हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, क्या निकल के आया, w स्क्वायर d स्क्वायर अपॉन 4, इस 4 से इसे काट दो, कितनी बार कट जाएगा, 8 4 32, 8 बार, तो 8 आगे आ गया, कोई दिक्कत हुई तो बताइएगा, इनटू में 2 और बचा नीचे, ठीक है, ये वाला बाई में g बचा, y में पाई d की पावर 4 बचा, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता, पाई से पाई कैंसिल कर दो, ठीक है, तो ये हटा दो, और क्या बचेगा, d बचा, ये d की पावर 4 है तो ये d का पावर, ये d स्क्वायर है तो ये d हो गया, d क्यूब हो गया, ठीक है, ये चीज निकल के आ गई, इससे इसे काट दो 4 टाइम्स, कितना बच जाएगा, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बताना, 4w स्क्वायर d क्यूब n अपॉन g d की पावर 4, यहां से ये चीज क्लियर है, कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है, यहां तक ये इतना कांसेप्ट क्लियर है। अब आगे चलते हैं, ये हो गया, ये क्या है मेरी, ये है मेरी स्ट्रेन एनर्जी, दिस इज द यू ट्विस्टिंग, दिस इज द स्ट्रेन एनर्जी। अब जरा कास्टिक लैमर लगाना, अब जरा कास्टिक लैमर थ्योरम लगाना, जो आपको मैंने थ्योरम लगाना, जो आपको मैंने डिफ्लेक्शन में समझा रखी है। तो कास्टिक लैमर थ्योरम क्या कहती थी, याद करो,
कास्टिग्लियानो थ्योरम क्या कहते थे, दो उसके स्टेटमेंट हुआ करते थे, कास्टिग्लियानो के दो स्टेटमेंट हुआ करते थे। एक तो वो था अगर फोर्स लग रहा है, मेरी गलती मत करना प्लीज, अगर फोर्स लग रहा है तो हम क्या निकाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ डिफ्लेक्शन या थीटा। तब हम क्या निकाल सकते हैं, डिफ्लेक्शन या थीटा। अगर फोर्स लग रहा है, बताओ फोर्स लग रहा है तो हम क्या निकाल सकते हैं, डिफ्लेक्शन या थीटा उस पॉइंट पर कास्टिग्लियानो से। डिफ्लेक्शन, वेरी गुड। फोर्स लग रहा है तो हम निकाल सकते हैं डिफ्लेक्शन। याद होगा मैंने ये वाली चीजें भी बोली थी आपसे, Q ले लो या फिर P ले लो, डिफ्लेक्शन बता सकते हो आप उस पॉइंट पर, उस डायरेक्शन में, याद है उस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन बता सकते हो। अगर प्योर मोमेंट लग रहा है, प्योर मोमेंट, तब उस पॉइंट पर आप थीटा बता सकते हो। तो यहां बताइए, यहां पर आप क्या बता सकते हो, थीटा या फिर डिफ्लेक्शन, बताइए कौन सी चीज बता सकते हो इस फिगर के हिसाब से, कास्टिग्लियानो लगाओगे, थीटा या फिर डिफ्लेक्शन। इस फिगर से आप बता सकते हो डिफ्लेक्शन, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि यहां पर लग रहा है फोर्स, और अगर फोर्स लग रहा है तो ओनली डिफ्लेक्शन बता सकते हो, और डिफ्लेक्शन भी कौन सी डायरेक्शन में, उसी फोर्स की डायरेक्शन में, इसका मतलब y बता सकते हो, है ना। कास्टिग्लियानो सीधा यूज करो क्या, कि जो y की वैल्यू है, जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू है, इन दैट इन दी फोर्स डायरेक्शन, डिफ्लेक्शन इन दी फोर्स डायरेक्शन, डिफ्लेक्शन इन दी फोर्स डायरेक्शन, उसकी वैल्यू क्या होगी y। कास्टिग्लियानो ये तो कहता था, और उसकी वर्डिंग क्या होती थी, वर्डिंग होती थी डेल यू टोटल, डेल यू टोटल अपॉन डेल पी, है ना, डेल पी या डेल डब्ल्यू जो भी यहां दिया हुआ है, डेल पी, ठीक है। यू टोटल हमने अभी निकाल लिया पूरी लेंथ के लिए, कितना आया था, ये आया, तो इसकी वैल्यू यहां यूज कर लो, समझ रहे हो ना मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूं, इसकी वैल्यू यहां यूज कर लो, डेल डब्ल्यू लिख दो इसे, ये बेसिकली यहां हमने फॉर्मूला में डब्ल्यू यूज किया, डब्ल्यू ले लो, डेल अपॉन डब्ल्यू क्या हो गया, 4w स्क्वायर dqn अपॉन gd की पावर 4। यहां तक क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट लाइन में लेके चल लेते हैं। तो y हमारे पास क्या आ गया, y आ गया डेल बाय डेल w 4w स्क्वायर dqn अपॉन gd की पावर 4। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा, दो जो पार्ट कर दो, 8w dqn अपॉन gd की पावर 4। कोई दिक्कत है तो बताओ, ये हो गया हमारा y। दिस इज द डिफ्लेक्शन, दिस इज द डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग, है ना। आज तक जो आपने पढ़ा था क्या, F इक्वल टू kx, ठीक है। यहां मैंने x को क्या लिया हुआ है क्वेश्चन में, y, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा F इक्वल टू ky, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स अपॉन y, यहाँ फोर्स कितना है w। तो आप यहां से आज के बाद, अगर आपने कॉलेज में पढ़ा था ठीक है, बट आज के बाद प्लीज याद रखना कि हेलिकल स्प्रिंग में जो आप स्टिफनेस पढ़ते थे, वो स्टिफनेस सीधी स्टिफनेस ऐसे ही नहीं है, वो स्टिफनेस इन सारी चीजों पर डिपेंड करेगी। किन चीजों पर, k इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से स्टिफनेस, ये क्या है मेरी स्प्रिंग स्टिफनेस, स्प्रिंग स्टिफनेस, ये क्या हो गई मेरी फोर्स, सॉरी फोर्स अपॉन y, मतलब डिफ्लेक्शन, फोर्स अपॉन डेल्टा ऐसे लिखो। आपने जनरली डेल्टा पढ़ा है या x पढ़ा है ना, तो फोर्स क्या है यहाँ w अपॉन डेल्टा क्या है, डेल्टा क्या है 8w dq1 अपॉन gd की पावर 4। तो यहां से हमारे पास आंसर क्या निकल के आया, gd की पावर 4 अपॉन 8dq। अब थोड़ा समझ रहे हो कि जो स्प्रिंग स्टिफनेस होती है हम उसे प्रॉपर्टी बोल देते हैं। ऐसे एक स्प्रिंग है, इस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो स्प्रिंग क्या फोर्स पर डिपेंड करता है, स्प्रिंग स्टिफनेस क्या फोर्स पर डिपेंड करती है, आंसर दीजिए। जो आज तक आप समझते थे स्प्रिंग को, क्या वो स्प्रिंग स्टिफनेस फोर्स पर डिपेंड करती थी, नो। आज तक आप ये तो समझते थे ना फोर्स पर डिपेंड नहीं करती है, क्या यहाँ पर k की वैल्यू फोर्स पर डिपेंड कर रही है, नहीं। उम्मीद है समझ में आ रहा है। वो स्प्रिंग स्टिफनेस प्रॉपर्टी हुआ करती थी, वही प्रॉपर्टी अब यहां से समझो कि वो प्रॉपर्टी जो है वो इन सारी चीजों का समावेश होती है कि स्प्रिंग आपने कितने डायमीटर की स्टिफ उसका बनाया हुआ है, वायर का बनाया हुआ है, जितना ज्यादा डायमीटर का वायर होगा उतना ज्यादा स्टिफर होगा, होता ही है। पतला स्प्रिंग, पतले का मतलब क्या हुआ, स्प्रिंग का वायर अगर पतला है तो के उसका कम होगा, है ना। बहुत सारी चीजें हमें सीधे दिख रही हैं आपको, बस एन के बारे में भी समझा दूंगा आगे, ठीक है।
डी यहां से दिख रहा है, जितना ज्यादा स्प्रिंग का डायमीटर चौड़ा होगा उतनी उसकी स्प्रिंग की स्टिफनेस कम होगी। आउटकम समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा उसका डायमीटर चौड़ा होगा उतना ही उसका स्प्रिंग स्टिफनेस कम होगा। ठीक है, ये भी थोड़ा यहाँ से समझ में चलिएगा। जी जितना उसका जी अच्छा होगा उतनी स्प्रिंग स्टिफनेस अच्छी होगी। मैं हमेशा मॉलिक्यूलर से ही रिलेट करता हूँ स्टिफनेस को और हमारे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को, है कि नहीं, पहले से भी करता हूँ, तो यहाँ से आपको दिख भी रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जी जितना ज्यादा उतना के कम, ऐसे तो नहीं आया। ठीक है, अब एन को समझ लेते हैं, एन से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ये एन क्या है। ठीक है, अब एन के बारे में सोचते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या बन के आया के का फॉर्मूला बन के आया जी डी की पावर 4 अपॉन 8 डी क्यूब एन। ठीक है, 8 डी क्यूब एन। अब यहां से जो मुझे पार्ट लेके चलना है तो ये लेके चलना है, ये इज प्रोपोर्शनल टू क्या है 1 अपॉन। ये n क्या है, n है नंबर ऑफ टर्न्स, n है नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहां से जरा ध्यान से समझिएगा, अगर एक स्प्रिंग ले रखा है आपने, कंप्रेस कर दो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कंप्रेस कर दो। ठीक है, मान लीजिए इसके 10 टर्न थे, मान लीजिए इसमें 10 टर्न, आपने क्या किया, आपने इस स्प्रिंग को यहां से काट दिया, आपने इस स्प्रिंग को यहां से काट दिया, आपका मन हुआ आपने ही काट दिया। फिर आपने क्या किया, इसको 5 टर्न के साथ बिल्कुल मिड से काटा, तो 5 टर्न इसमें बच गए, 5 टर्न इसमें बच गए, ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये भी 5 टर्न का है, ये भी 5 टर्न का है। अब एक बात बताइए, आपने सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग को बीच में से काट दिया, के की वैल्यू किस किस पर डिपेंड कर रही है, ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन से आए हुए क्वेश्चन है ऐसे, के की वैल्यू किस किस पर डिपेंड कर रही है, जी पर। ठीक है, जी मटेरियल का सेम है, सेम, इसका भी जी है, इसका भी जी है, इसका भी डी जो है स्प्रिंग का, वायर का डायमीटर वो भी सेम है, वो भी सेम है, वो भी सेम है, तो सिर्फ बीच में से काट के तो अलग अलग कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। फोर्स इस पर लगाओ जरा, W फोर्स लगाओ, कोई फर्क पड़ रहा है W से, चाहे W लगाओ 2W लगाओ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट इस कैपिटल डी, क्या इसमें कैपिटल डी चेंज हुआ, ये वाला डायमीटर नहीं हुआ, सेम है अभी भी ये डायमीटर, आपने सिर्फ बीच में से कट ही तो किया है, ये डायमीटर भी सेम है। क्या चेंज हुए, नंबर ऑफ टर्न्स। इसका मतलब सारी चीजें अगर कांस्टेंट है, सिर्फ आपने एक स्प्रिंग को बीच में से काट के अलग अलग स्प्रिंग बना दी, अब उन पर फोर्स लगा रहे हो, तो उन न्यू स्प्रिंग्स की स्टिफनेस सेम नहीं होगी। मैंने आपसे क्या कहा कि हमेशा स्प्रिंग की स्टिफनेस प्रॉपर्टी होती है, बट वो प्रॉपर्टी नंबर ऑफ टर्न्स पर भी डिपेंड करती है। ऐसे मत सोच लेना कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर हमारे कितने भी कर लो, 100 कर लो या 5 कर लो, स्टिफनेस सेम है ना। आज तक आप ये सोचते थे, आज तक आप ये सोचते थे कि स्प्रिंग अगर इतना बड़ा या फिर स्प्रिंग को काट के छोटा सा बना दो तो सर सेम होगी स्टिफनेस, ना जी। अगर हमारे पास स्प्रिंग के सारी चीजें कांस्टेंट हैं तो आपके नंबर ऑफ टर्न्स भी आपकी स्टिफनेस पर डिपेंड करते हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर स्टिफनेस डिपेंड हो जाती है। ठीक है, तो प्लीज ये गलतियां अब आगे मत करना कभी स्प्रिंग से रिलेट करके। ठीक है, तो क्या है, अगर मेरे पास n यहाँ पर कम हो गया है तो स्प्रिंग स्टिफनेस क्या होगी, उसकी बढ़ेगी। इज इट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। तो यहाँ की अगर स्प्रिंग स्टिफनेस मान लीजिए कितनी थी, एग्जांपल के तौर पर 100, ठीक है, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ये कितने टाइम्स गया, ये 5 से मल्टीप्लाई मत कर देना, ये कितने टाइम्स हुआ, ये अगर हमारे पास टोटल लेंथ हमारे पास थी उसका आपने हाफ किया, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स हाफ कर दिए, n/2, तो ये कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स, ये कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स, n/2 हो गया, तो मतलब 2 टाइम्स। तो इसका मतलब अगर 100 यहाँ की है तो इसकी कितनी होगी, 200, पता लगा, 500 मत कर देना, स्टूडेंट कभी कभी गलती इसमें कर देते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स से सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जितने पार्ट में तोड़ रहे हो उतने टाइम्स हो रहा है, जितने पार्ट में तोड़ रहे हो उतने टाइम्स हो रहा है। अगर एग्जांपल के तौर पर ये सोचो, ये इसके नंबर ऑफ टर्न्स थे कुछ n, ठीक है, ये इसके नंबर ऑफ टर्न्स थे n, आपने क्या किया, इसे तीन पार्ट में तोड़ दिया, इसके नंबर ऑफ टर्न्स n1 है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स n2 है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स n3 है, समझ रहे हो, n1 n2 n3। तो इनकी जो न्यू की आएगी वो क्या आएगी, ये जो हमारे पास ये MNP में तोड़ दिया, MNP में, तो ये जो रेशियो है ना, रेशियो जो इसका रेशियो आएगा ये तोड़ने पर,
मान लीजिए n1 ये थे, n2 ये थे, n3 ये थे, आपने इन नंबर ऑफ टर्न्स में से तोड़ दिया तो वो कितने टाइम्स हो जाएगा, वो उसके पर्टिकुलर उसी के हिसाब से वैल्यूज हमारी चेंज हो जाएंगी। जैसे n1 टर्न्स हैं, n1 टर्न्स की वैल्यू मान लीजिए कितनी है, 3 है, ये कितने हो गए, मान लीजिए 6 हो गए, ये कितने हो गए, 9 हो गए, टोटल टर्न्स कितने थे, 9 गुने 18 18 थे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा, अब मुझे आंसर दो, सबसे ज्यादा 3 6 9 हमने लेके चल लिए, अब थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, सबसे ज्यादा स्प्रिंग स्टिफनेस किसकी होगी, जिसमें 3 टर्न होंगे, जिसमें 6 होंगे, या जिसमें 9 होंगे, आंसर दीजिए, सबसे ज्यादा स्प्रिंग स्टिफनेस किसकी होगी, 3 टर्न वाले की, 6 टर्न वाले की, या 9 टर्न वाले की, ऐसे लिखो 3 6 9, इनमें से बताइए कौन सी होगी, सबसे ज्यादा स्प्रिंग स्टिफनेस होगी 3 टर्न वाले की, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे नंबर ऑफ टर्न्स है वो क्या है, सबसे कम, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, सबसे कम है, तो n अगर n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा ये n कम होगा उतना ही ज्यादा हमारा स्प्रिंग स्टिफनेस होगी, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब ये क्या किया होना चाहिए, कट किया होना चाहिए। अगर आपने डायमीटर ही चेंज कर दिया तो फिर आप ये रिलेशन नहीं लगा सकते, फिर आपको ऊपर वाला लगाना पड़ेगा, अगर आपने डायमीटर चेंज कर दिया तो फिर ये डायरेक्टली मत लगाना, फिर यहाँ से d और n दोनों का रिलेशन लेके चलना पड़ेगा। क्लियर हो गया, यहाँ तक ये चीज समझ में आ गई, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है, बात क्लियर हो गई, यस, ठीक है, बता दीजिए कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है, यहाँ तक ही कंप्लीट हो गया होगा, अब चलिए क्वेश्चन लिखिए। ओके 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 ओके, अभी देख लेता हूँ, ठीक है, अभी देख लेता हूँ, पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा, फिर आप इसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तब मैं देख लूंगा। द डिफ्लेक्शन ऑफ ए स्प्रिंग, द डिफ्लेक्शन ऑफ ए स्प्रिंग with 20 active turns, the deflection of a spring with 20 active turns, with 20 active turns under a load of 1000 Newton, the deflection of a spring with 20 active turns under a load of 1000 Newton is 10 mm. The deflection of a spring with 20 active turns under a load of 1000 Newton is 10 mm. Full stop. The spring is made into two pieces. The spring is made into two pieces, each of 10 active turns. Each of 10 active turns. Each of 10 active turns and placed in parallel combination under the same load, and placed in parallel combination under the same load. Full stop. The deflection of this system is, the deflection of this system is, the deflection of this system is mm में निकालिएगा, ठीक है। अब एक चीज और है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वैसे ये वाली चीजें आपको याद होंगी उम्मीद है मुझे, ठीक है, क्या कि अगर मैं आपसे कहता हूं स्प्रिंग सीरीज में जोड़ना है, स्प्रिंग अगर सीरीज में जोड़ना है तो आप इन चीजों को भी देख लो, मैं भी बता देता हूं, वैसे आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में या फिर कॉलेज टाइम में आपने ये चीजें पढ़ी हुई हैं अच्छे से, ठीक है, आपको ये चीजें याद भी होंगी। इस स्प्रिंग की स्टिफनेस अगर K1 है और इस स्प्रिंग की स्टिफनेस अगर K2 है, ठीक है, और इस पर एक लोड लग रहा है ऐसे W, ठीक है,
तो इस W के बेसिस पर आप क्या रिलेशन ले सकते हो स्प्रिंग स्टिफनेस का। मान लीजिए आप इसको एक इक्विवेलेंट फिगर में बना रहे हैं, इक्विवेलेंट फिगर में बना रहे हैं। इक्विवेलेंट फिगर क्या होगा, एक न्यू स्प्रिंग जिसका एक न्यू के होगा, जिसे हम के इक्विवेलेंट बोल देते हैं, क्वेश्चन के इक्विवेलेंट से आ जाता है कभी कभी, जिस पर सेम लोड लग रहा होगा W, जिस पर सेम लोड लग रहा होगा W, तब उसमें कितना डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तब उसमें कितना डिफ्लेक्शन होगा उसके बारे में सोचिएगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इसमें क्या होगा, इसमें फोर्स कितना होगा, इसमें फोर्स कितना होगा, F1 कितना होगा, W के बराबर होगा या नहीं। ये चीजें आपको सॉम में चैप्टर 2 से समझा के चल रहा हूँ। ये अगर सीरीज में है तो जो W फोर्स लग रहा है वही रिएक्शन काम कर रहा होगा, और अगर दोनों रिएक्शन सेम है, मतलब यहाँ W तो हर एक पॉइंट पर W होगा, तो F1 भी W है और F2 भी W है कि नहीं। अगर मैं आपसे कहता हूं यहाँ पर कि ये जो स्प्रिंग है कौन सा वाला, 1 वाला, इस 1 स्प्रिंग और इस 2 स्प्रिंग, 1 वाले स्प्रिंग में कितना डिफ्लेक्शन आया, ये डिफ्लेक्शन है मेरा x1, ऐसे ये डिफ्लेक्शन है मेरा x1, ये चलो अभी तक y लिया है तो y ले लो, ये डिफ्लेक्शन है मेरा y1, और ये अकेले का, इसको इसी कलर से दिखा देता हूं, अकेले का डिफ्लेक्शन है y2। तो टोटल डिफ्लेक्शन क्या होता है सीरीज में, सीरीज में याद है, सीरीज में टोटल डिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे कितना होगा, y नेट कितना होगा, y नेट होगा y1 प्लस y2, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, याद है आपको। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इसका नेट डिफ्लेक्शन होगा वो y2 अकेले का प्लस y1 जो शिफ्ट हुआ उसका, टोटल आ जाएगा आपका y1 प्लस y2। वेरी गुड। ठीक, तो यहां से आपके पास y1 और y2, तो y1 कितना, y1 है हमारे पास, फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू kx, है ना, एक स्प्रिंग के लिए वैलिड होता है, तो ky कह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पर y लिया है x नहीं। ठीक है, तो ky, तो इसका मतलब क्या होगा, F1 इक्वल टू k1 y1, F1 इक्वल टू k1 y1, एक सेकंड, F1 इक्वल टू k1 y1 एंड F2 इक्वल टू k2 y2। ठीक, F1 इक्वल टू k1 y1, F2 इक्वल टू k2 y2, इसमें रख दो। y नेट क्या होगा, y नेट होगा F नेट इनटू F नेट, सॉरी F नेट अपॉन में, F नेट अपॉन में, ये छोटी सी चीजें बट समझाना जरूरी है, F नेट अपॉन में क्या होगा y नेट, y नेट इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, या इक्विवेलेंट बोलेंगे इसे, यहाँ पर क्या होगा F1 अपॉन में, सॉरी मैंने यहाँ पे y लिखा, गलती कर दी, सॉरी दिस इज द k नेट, यहाँ पर होगा k1, यहाँ पर होगा F2 अपॉन k। क्लियर है, तो यहाँ से क्या होगा, F नेट हमारे पास अभी भी सेम लगेगा, F नेट अभी भी W ही लगा रहे हैं इक्विवेलेंट फिगर पे, तो W अपॉन k नेट को हम क्या लिख सकते हैं, k इक्विवेलेंट इक्वल टू F1 कितना है, F तो अभी भी W के बराबर था, ये याद करो, अपॉन में k1 हो गया, प्लस ये हो गया W अपॉन k2, तो यहां से क्या निकल के आ गया, 1 अपॉन k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। ये होता है सीरीज में, ये होता है सीरीज में। जबकि जो रेजिस्टेंस होता था, जो आपने कभी 11th क्लास में पढ़ा था कि R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2, दैट इज द सीरीज, एंड 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, दैट इज द पैरेलल। स्प्रिंग में ये उल्टा होता है, स्प्रिंग में ये होता है सीरीज का कॉम्बिनेशन, जबकि पैरेलल का होता है k1 प्लस k2। ये तो हो गया सीरीज का, ठीक है, ये हो गया सीरीज का। ऐसे में पैरेलल को और दिखा दूं, ठीक है, ऐसे ही पैरेलल को और दिखा देता हूं, ठीक है। ये बेसिकली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के पार्ट है, बट ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जब आप स्प्रिंग वाली क्वेश्चन करते होंगे, आपको याद होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में स्प्रिंग वाली क्वेश्चन किए थे, तब ये चीजें आपने पढ़ी थी, पैरेलल स्प्रिंग लगे हुए हैं तो ठीक है, हम कर रहे हैं तो इसे कर ही लेते हैं। ये आपके पास दो स्प्रिंग है जिसे आपने पैरेलली कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अगर पैरेलल कनेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पर ये फोर्स लगा रहे हो आप W, ठीक है। तो आपको याद है सोम में आपने पढ़ा है, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो हमेशा ये लाइन जो है हॉरिजॉन्टल रहती है, ऐसा मान के चलते हैं। ये लाइन हॉरिजॉन्टल जाएगी तो इसका जो y1 होगा और इसका जो y2 होगा वो बराबर होगा, इसका जो y1 होगा और इसका जो y2 होगा वो बराबर होगा, ठीक है। पहली कंडीशन तो हमारे पास ये होगी। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पर
इन दोनों के इक्विवेलेंट फिगर की बात करूं, इक्विवेलेंट फिगर मतलब एक स्प्रिंग लेना है, इक्विवेलेंट फिगर में क्या होगा, एक स्प्रिंग लेना है, उसकी कितनी स्टिफनेस ली जाए कि उस पर सेम डब्ल्यू लगाया जाए, तो ऑब्वियस है उस पर सेम वाई आना चाहिए, है ना, सेम वाई आना चाहिए। जैसे कि इसमें आया था, इसमें जो इसका इक्विवेलेंट फिगर का जो वाई था वो वाई नेट के बराबर था, वाई नेट क्या था मेरा, y1 प्लस y2, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, जो इक्विवेलेंट फिगर है उसमें जो इसका नेट डिफ्लेक्शन आएगा उसके बराबर होना चाहिए। तो नेट डिफ्लेक्शन तो अभी भी किसके बराबर होगा, y1 के या y2 के, क्योंकि ये दोनों चीजें हमारी वहां पर बराबर होंगी, ठीक है, ये चीज भी क्लियर हो रही है, ठीक। अब यहाँ फोर्स को जरा सोचिए, ये जो W है इसमें कितना है, F1 फोर्स है, इसमें F2 फोर्स है, F1 एंड F2। अब ये जो W है, आपने एक चीज ये भी पढ़ी थी पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन दिस फॉर्म, W इक्वल टू क्या होगा, W इक्वल टू क्या होगा, एक वीक फ्रेंड है एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंड है, दोनों का समावेश, ठीक है। तो F1 प्लस F2 यहां से क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 इक्वल टू W, यानी कि F टोटल बोल सकते हैं इसे, F टोटल जो आपने लगा रखा है, ठीक है। अब ये वैल्यूज को जरा K के टर्म्स में लिखो, तो F टोटल मतलब F इक्विवेलेंट मतलब W, तो ये क्या हो जाएगा, K इक्विवेलेंट इनटू Y इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, K1 इनटू Y1 प्लस K2 इनटू Y2, क्योंकि आपको पता है कि Y1 Y2 एंड Y इक्विवेलेंट सब बराबर है, ठीक है, सब बराबर है, ये इक्विवेलेंट फिगर है। तो इसका मतलब K इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए मेरा, इस स्प्रिंग की स्टिफनेस क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए इसके और इसके स्प्रिंग की स्टिफनेस के योग के बराबर, तभी इस स्प्रिंग का जो डिफ्लेक्शन आएगा वो सेम आएगा, इनके बराबर जब W सेम लग रहा होगा। तो K इक्विवेलेंट होता है K1 प्लस K2 के बराबर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो स्प्रिंग है उनके स्प्रिंग स्टिफनेस क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ठीक है। दो इक्वेशन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है ये वाली एंड ये वाली, ठीक है। दिस इज पैरेलल एंड दिस इज इन सीरीज। अब क्वेश्चन हो जाएगा, जिनको ये रिलेशन याद होंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से उन्होंने क्वेश्चन कर लिया होगा, आंसर आ गया होगा, आया किसी का नहीं आया, चलो कोई नहीं, इस क्वेश्चन को आप करो, ठीक है, इन क्वेश्चन को करो जल्दी से। देखिए ये जो देखिए आपने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, इसका मैं सॉल्यूशन आपको सीधे दूंगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके सिलेबस में ये जो कंडीशन होती है ये वाली नहीं पूछी जाएगी, ठीक है, ये वाली कंडीशन नहीं पूछी जाएगी। आप सिविल से है ना, ठीक है, जो टॉर्जनल स्टिफनेस होती है, ठीक है, उसके बारे में आपसे बात नहीं की जाएगी, क्यों, अगर आप टॉर्जनल स्टिफनेस की बात करोगे तो आप सिर्फ और सिर्फ कौन से वाले चैप्टर में करोगे, वाइब्रेशन चैप्टर में। आपने कोई वाइब्रेशन पढ़ा है, आपने वाइब्रेशन पढ़ा है, नहीं, ये मैकेनिक्स में पढ़ा होगा आई थिंक, नहीं, ठीक है, ये बेसिकली मैकेनिकल का पार्ट होता है, ठीक है, ये वाइब्रेशन में पढ़ा जाता है जब आप स्प्रिंग को टॉर्जनली, मैकेनिकल वाले स्टूडेंट ने इन चीजों को सुना होगा जब वाइब्रेशन पढ़ा होगा, टॉर्जनल वाइब्रेशन जब हम स्टिफनेस के थीटा लेके चलते हैं, के थीटा, ठीक है, तो वो मैकेनिकल का बेसिकली पार्ट होता है, ठीक। तो आपको मैं डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है, यहाँ समझाने की मुझे जरूरत नहीं होगी उससे, ठीक है जी, क्लियर है। आपके पास स्प्रिंग से रिलेटेड होगा क्वेश्चन, वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही रहेगा जितना मैंने अभी आपको समझाया है, ठीक। आया इसका आंसर, जल्दी से बताइए, इसका आंसर आया जो अभी क्वेश्चन दिया था आपको। चलो के इक्विवेलेंट तो बता दो, के इक्विवेलेंट कितना निकाल लिया,
के इक्विवेलेंट, जल्दी से यार आंसर निकालो भाई, टाइम हो गया है, जल्दी से आंसर निकालो। के इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? के इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना भाई? अरे यार ऐसे ना करो, आपके पास ये टर्म्स थे, अभी तो समझाया ना, 20 टर्म्स थे, इन 20 टर्म्स को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? 10 टर्म्स एंड 10 टर्म्स, और इनको किस में कर दिया? सीरीज में, सॉरी पैरेलल में। पैरेलल में करने के बाद इस पर आप W फोर्स लगा रहे हैं, चलो टेंशन मान लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है, टेंशन मान लो, कंप्रेशन मान लो, कुछ मान लो। 20 टर्म्स है, इसके लिए K होगा, इसके लिए कोई स्टिफनेस होगी K, तो इसकी स्टिफनेस कितनी हो जाएगी K के टर्म्स में? आंसर दीजिएगा जरा, इस 1 की स्टिफनेस K के टर्म्स में कितनी हो जाएगी? 1, आंसर दो जरा, इस 1 की स्टिफनेस K के टर्म्स में कितनी हो जाएगी? K के टर्म्स में इस 1 की 2K, बहुत बढ़िया, 2K ये हो गई, 2K ये हो गई, क्योंकि भाई यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हाफ हो गए, हाफ का मतलब ये 2K ये 2K है क्या नहीं? तो जब ये 2K हो गया, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन अभी समझाया, तो K इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इसके फिगर के हिसाब से? K इक्विवेलेंट कितना हो गया? 2K प्लस 2K मतलब 4K। तो आप इस स्प्रिंग को सीधा आप अपने माइंड में क्या एज्यूम कर सकते हो? एज्यूम कर सकते हो 4K का सीधा, ठीक है, एज्यूम कर सकते हो 4K का सीधा, और W लोड लग रहा है, ठीक है, ये 4K का हम एज्यूम कर सकते हैं सीधा, ठीक है, वो W लोड लग रहा है। तो यहाँ पर K इक्विवेलेंट हमारे पास कितना आ गया? इस K की वैल्यू आपको दे रखी है, इस K की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है? रिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग विद 20 टर्न्स अंडर ए लोड ऑफ 1000 इज 10 mm, तो इस K की वैल्यू आप सीधे निकाल सकते हैं इस वाले फिगर से, 1000 न्यूटन लग रहा था, ठीक है, तो यहाँ से कितना आया था? 10 mm आई थिंक, ठीक है, 10 mm, ठीक है, तो 10 mm यानी कि F इक्वल टू kx, तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू है 10 mm, 1000 इक्वल टू K into 10, सो K इक्वल टू आ गया 100 न्यूटन पर mm, याद रखिएगा यहाँ मीटर नहीं mm, तो 100 वैल्यू आ गई K की, सो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400 न्यूटन पर mm। तो ये जो स्प्रिंग आया वो कितने के स्प्रिंग, कितनी स्टिफनेस का है? एज्यूम्ड स्प्रिंग 400 न्यूटन पर mm का, जबकि रियल स्प्रिंग कितने के हैं? 200 और 200 की, ठीक है, वेरी गुड, सही है, 2.5 mm, ठीक है। तो यहाँ से फाइनली हमारे पास क्या निकल के आना है? आंसर निकालना है हमें, इसमें कितना डिफ्लेक्शन होगा, तो इस कंडीशन में डिफ्लेक्शन कितना होगा? F इक्वल टू K इक्विवेलेंट इनटू Y नेट, यानी कि जो Y फाइनली आ रहा है, ठीक है, तो Y फाइनली के लिए क्या हो जाएगा? K तो भैया 1000 अपॉन में ये कितना है? 400, तो आंसर कितना आ गया? 2.5 आ गया। क्लियर है? कोई दिक्कत प्लीज बता दो यार, कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ। आंसर आ गया सभी का या नहीं? समझ में आ गया या नहीं? सभी प्लीज एक बार बता दो, समझ में आ गया या नहीं? मुझे आज आपके रेस्पॉन्स बहुत कम लग रहे हैं। एज ए सिविल स्टूडेंट आपने पहली बार पढ़ाई किया स्प्रिंग, सिविल स्टूडेंट ने स्प्रिंग पहली बार पढ़ाई किया, मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं तो जनरली रिप्लाई जल्दी से आते थे सिविल स्टूडेंट्स के, ठीक है, आई थिंक, चलो, तो उम्मीद है समझ में आ गया है ये, ठीक। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखो और इसका आंसर सीधा मुझे बताना, ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो। अच्छा इतनी देर क्यों पहले बार करा? चलो अच्छी बात, ठीक है, मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो एक काम कर लेते हैं, उसको कुछ नहीं था, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो मैं क्वेश्चन लिखवाने वाला था उसमें सिर्फ और सिर्फ इसका फॉर्मूले का रिलेशन मैं पूछना चाह रहा था, और कुछ नहीं, जीडी की पावर 4 अपॉन में 8 डी क्यूब है, ठीक है, मैं इसका डायरेक्टली फॉर्मूला पूछता, अगर डी को बढ़ाया जाए 2 टाइम्स तो के कितना बढ़ जाएगा, है ना, उस सेंस में क्वेश्चन था, ये आपको असाइनमेंट में मिल जाएगा, तो असाइनमेंट से उसकी वर्डिंग ले लेना, आंसर बता देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्प्रिंग का भी एक असाइनमेंट दे रखा है, उस असाइनमेंट का भी आप सॉल्व कर सकते हो उसे और देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा स्प्रिंग हो गया कंप्लीट, ठीक है, स्प्रिंग में इतना ही आएगा, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जितना भी मैंने समझा दिया यहाँ पर, ठीक है, टॉर्सनल से रिलेटेड जो भी चीजें यहाँ पर हुई हैं अभी स्प्रिंग में, वो सारी चीजें इतनी ही आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आती हैं, तो यहाँ से हमने शुरू किया, ठीक है, इतना पढ़ के जाइएगा, यहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, चाहे वो सिविल हो चाहे वो मैकेनिकल, ठीक है।
डिजाइन पर्सपेक्टिव से जो स्प्रिंग में और क्वेश्चन बनते हैं वो मैं एमडी में लेके चलूंगा, मशीन डिजाइन, ठीक है, मैं यहाँ नहीं लेके चल रहा हूँ, ठीक, क्लियर, ठीक है। तो ये हुआ हमारा स्प्रिंग चैप्टर एंड। अब लास्ट चैप्टर बचता है, दैट इज द शियर सेंटर। शियर सेंटर मैकेनिकल में इस बार इंक्लूड हुआ है तो मैं उसे सोम में लेके चलता हूँ, नहीं तो मैं शियर सेंटर सिर्फ और सिर्फ मैं शियर सेंटर नहीं लेके चलता था क्योंकि वो सिविल स्टूडेंट के लिए था, मैकेनिकल के लिए नहीं था, सोम में नहीं पूछा जाता था। क्योंकि इस साल से शियर सेंटर इंक्लूड हो चुका है, 2021 में शियर सेंटर इंक्लूड हुआ था मैकेनिकल में, बट उससे अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, दोनों सेट में शियर सेंटर का क्वेश्चन नहीं आया था। तो मोस्ट प्रोबेबल इस साल शायद पूछ ले, क्योंकि जब ऐड किया है तो उसको यूज तो करे थे, तो हो सकता है इस साल पूछ लिया जाए। तो शियर सेंटर को भी आपको करना है, जितना मैं बताऊंगा उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, क्योंकि डेप्थ में क्वेश्चन बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं सेंस समझा सकूं अच्छे से शेयर सेंटर का, ठीक है। तो दैट विल बी द लास्ट चैप्टर फॉर दिस सॉन्ग, और सॉन्ग हमारी कल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। सॉरी फॉर द डिले कि आपके साथ सॉन्ग में इतना डिले हो गया, ये 10 दिन एक्चुअल में मतलब बेइज्जती हो गई, ठीक है। तो इसके लिए सॉरी फॉर द डिले, ठीक है, क्योंकि आपका सॉन्ग नहीं तो जुलाई में ही कंप्लीट हो जाता है, ठीक।